रूस खून बहा रहा है। देश की हताहत दर अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, जहां दसियों हजार सैनिक या तो पट्टियों में लिपटे हुए या ताबूतों में बंद होकर घर लौट रहे हैं। पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके क्रेमलिन कमांडर गिरते सैनिकों की जगह आसानी से नए लोग ढूंढ लेते थे, इसलिए ये आंकड़े उनके लिए खास मायने नहीं रखते थे। लेकिन अब ये एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि जैसे जैसे रूस के नुकसान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी भर्ती दरें गिर रही हैं। कई महीनों से मारे गए और घायल लोगों की संख्या रूसी सेना में भर्ती होने वालों से ज्यादा है, जिससे क्रेमलिन को इस संकट से निपटने के लिए और हताश कदम उठाने पड़ रहे हैं। स्थिति काफी समय से बन रही थी। रूसी कमांडरों ने युद्ध के पहले दिन से ही लापरवाह रणनीतियां अपनाई हैं और सैनिकों को बिना तैयारी, प्रशिक्षण या उपकरण के भेजा है। कई लोगों के लिए तथाकथित विशेष सैन्य अभियान आत्महत्या मिशन से ज्यादा कुछ नहीं था। और जैसे ही यूक्रेन ने मास्को की अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजबूत प्रतिरोध दिखाया, पहले रूसी सैनिकों के युद्ध में गिरने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, हालात बदतर होते गए। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की तबाही कम करने के लिए क्रेमलिन ने रणनीति बदलकर सैनिकों को बिना बख्तरबंद समर्थन यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करने को कहा। तब से अनगिनत सैनिक दस्तों को मौत के मुंह में भेजा गया है। भाई, पिता और बेटे, जिन्हें मांस के टुकड़ों सा समझकर ऐसे कमांडरों ने मोर्चे की अग्रिम पंक्तियों में झोंक दिया जिन्हें कुछ समझ नहीं, और जो अब भी मानते हैं कि उनकी जबरदस्ती की रणनीति चलेगी, जबकि सालों से इसके उलट सबूत हैं। इसी बीच यूक्रेन हर साल मजबूत हुआ और अब वो सिर्फ रक्षात्मक मोर्चे बनाकर रूस के हमलों का सामना नहीं कर रहा था, वो अपने दुश्मनों को सक्रिय रूप से खोजकर नष्ट कर रहा था। ड्रोन युद्ध की कला में महारत हासिल कर रहा था और क्रेमलिन की युद्ध मशीन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए और भी बड़े, बेहतर और अधिक विस्फोटक हथियार विकसित कर रहा था। यहाँ तक कि आम लोग भी हालात समझ सकते थे। रूस की मूर्खतापूर्ण रणनीति लंबे समय तक बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं थी और ये केवल समय की बात थी कि देश की विनाशकारी हताहत दर सहन करने के लिए बहुत ज्यादा साबित हो जाए। वास्तव में फरवरी 2025 में ही युद्ध अध्ययन संस्थान ने ये नोट किया था कि देश उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां उसकी भर्ती अब उसकी हताहतों की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होगी। रूस की मौजूदा जनशक्ति जुटाने की व्यवस्था जरूरी सैनिकों की भर्ती में असमर्थ दिखती है, जिससे सेना मौजूदा आक्रामक कार्रवाइयों की दर बनाए नहीं रख पा रही। सारे संकेत थे कि रूस न सिर्फ बड़ी संख्या में सैनिक खो रहा था, बल्कि सैन्य पंक्तियों में नए सदस्य जोड़ना भी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया था। उदाहरण के लिए, रूस के क्षेत्रीय अधिकारियों ने नए रंगरूटों को आकर्षित करने के लिए कई महीनों तक चलने वाले और भी ज्यादा जोरदार प्रचार अभियान शुरू कर दिए थे। साथ ही अगर वे भर्ती होने का फैसला करते हैं तो उन्हें और उनके परिवारों को दी जाने वाली एक मुश्त राशि भी बढ़ा दी थी। ये भुगतान तो औसत रूसी वेतन से भी कहीं ज्यादा होने लगे और क्रेमलिन को साफ उम्मीद थी कि ज्यादा पैसे देना ही लोगों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए काफी होगा। रूसी रक्षा मंत्री ने कानून बदलने के लिए कदम उठाए ताकि कुछ बीमार या विकारों से ग्रस्त लोग भी सेना में भर्ती हो सकें। देश ने तो अपने कुछ बचे हुए सहयोगियों में से एक उत्तर कोरिया से भी अनुरोध किया कि वो कुछ सैनिक भेजे ताकि देश के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा कब्जा किए गए रूसी इलाकों को आजाद कराने में मदद मिल सके। इन सबूतों को देखकर कोई भी तर्कसंगत देश हताहतों की संख्या घटाने के लिए जमीन पर रणनीति बदलता। इसके कमांडर शायद मोर्चे पर इतनी बेकार और आत्मघाती हमलों के आदेश देना बंद कर देते, जिससे ज्यादा रूसी सैनिक जिंदा, सुरक्षित और अगले दिन लड़ाई के लिए तैयार रह सकते थे। हाल के वर्षों में रूस को शायद ही कभी तर्कसंगत देश माना गया है, यहाँ तक कि जब उसके हताहतों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी उसे टिकाऊ नहीं मान सकता था, तब भी रूस ने अपनी मूर्खतापूर्ण और लापरवाह रणनीतियों को जिद्दी तरीके से जारी रखा। नई भर्ती सैनिक लगातार मोर्चे पर पहुंचे, लेकिन तुरंत खतरनाक इलाकों में भेजे गए और कई शुरुआती हफ्तों में मारे गए। वास्तव में 2024 के अंत तक प्रमुख विश्लेषकों ने खुलासा किया था कि एक रूसी भर्ती की औसत जीवन प्रत्याशा 2 हफ्ते से 1 महीने के बीच थी। समय के साथ ये अवधि और घटती गई। जल्द ही रूस अपने मोर्चे पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं जुटा सका और वो क्षण लगता है कि 2025 के अंत में आ गया है, जब लड़ाई को लगभग 4 साल हो चुके हैं। 2026 की शुरुआत में रिपोर्टों से पता चला कि रूस जितने सैनिक भर्ती कर पा रहा था, उससे कई हजार ज्यादा सैनिक खोने लगा था। यह युद्ध में एक बड़ा क्षण था, लेकिन यूक्रेन को इंतजार करना पड़ा और देखना पड़ा कि क्या यह सिर्फ एक बार की घटना थी या किसी नाटकीय नए रुझान की शुरुआत थी। ये दूसरा ही था।
अगले महीनों में भी यही पैटर्न जारी रहा और फिर 2025 के अंत से लेकर 2026 की शुरुआत तक लगातार कई महीनों तक रूस ने जितने सैनिक भर्ती किए उससे ज्यादा सैनिक खो दिए। सटीक आंकड़े मिलना असंभव है और विभिन्न स्रोतों के अनुमान भी अलग हैं। आई वॉन्ट टू लिव पहल, जो यूक्रेन में रूसी सैनिकों को सुरक्षित आत्मसमर्पण में मदद देने के लिए स्थापित एक सरकारी हेल्पलाइन है, का दावा है कि 2026 के पहले 3 महीनों में रूस ने सिर्फ 80,000 से कुछ ज्यादा भर्ती किए। इस बीच यूक्रेनी जनरल स्टाफ के आंकड़े, जिन्हें इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने भी दोहराया है, बताते हैं कि उसी अवधि के दौरान क्रेमलिन को 85,000 से ज्यादा नुकसान हुआ। जर्मन शोधकर्ता यानिस क्लूगे के आंकड़ों से भी यह साबित होता है कि 2024 के बाद रूसियों की भर्ती में बदलाव आया है। क्लूगे ने पाया कि जहां 2024 एक अपेक्षाकृत स्थिर वर्ष था और रूस लगातार अपने भर्ती लक्ष्यों को हासिल करने या उससे भी अधिक करने में सक्षम था, वहीं 2025 के दौरान भर्ती दरों में गिरावट आनी शुरू हो गई। कुछ महीनों में नए भर्ती होने वालों की संख्या में पिछले महीनों की तुलना में 20% या उससे अधिक की गिरावट देखी गई और 2026 तक ये अंतर साफ दिखाई देने लगा। इस साल के पहले कुछ महीनों में रूस औसतन सिर्फ 800 सैनिकों की भर्ती प्रतिदिन कर रहा था, लेकिन 2025 की पहली तिमाही में वो हर दिन लगभग 1000 से 1200 सैनिकों की भर्ती कर रहा था। नतीजतन आई वॉन्ट टू लिव और अन्य संगठनों ने अनुमान लगाया है कि रूस 2026 में 4,09,000 कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती के अपने लक्ष्य को शायद ही पूरा कर पाएगा। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ऐसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से देश के लिए ऐसे लोगों को ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा है जो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हो जिसका नतीजा कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मौत हो सकता है। युद्ध की शुरुआत में ये इतना कठिन नहीं था। उस समय रूस अपनी प्रोपेगेंडा मशीन पर भरोसा कर सकता था ताकि लोग माने कि विशेष सैन्य अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। यूक्रेन के लोग बहादुर रूसी नायकों द्वारा आजाद किए जाने का इंतजार कर रहे हैं और अभियान जल्दी खत्म होगा। कई भोले और आसानी से बहकने वाले शारीरिक रूप से सक्षम पुरुषों ने इन कहानियों पर विश्वास किया। उन्होंने सोचा कि वे सेना में भर्ती होकर परिवार की मदद के लिए अच्छी कमाई करेंगे, मोर्चे पर सेवा के बाद कीव पर कब्जा पूरा होते ही घर लौटेंगे। लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने सालों में, और क्रेमलिन के झूठों को समझना अब और भी आसान होता गया। जहां बहुत सारे लोग अब भी लड़ने के लिए तैयार थे, वहीं कई लोगों ने सच्चाई समझनी शुरू कर दी थी। उन्हें पता था कि यूक्रेन के मोर्चे पर जाने के लिए हाँ कहना असल में मौत की सजा है। वे देख रहे थे कि रूस युद्ध नहीं जीत रहा और ये कई साल चलेगा। अब ज्यादा लोग इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। समय के साथ रूस के भर्ती करने वालों के लिए लोगों को लड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल हो गया है, जिससे वे हताश हो गए। उन्होंने सिर्फ वित्तीय प्रोत्साहन नहीं बढ़ाए, बल्कि लक्ष्य पूरे करने के लिए और भी चालाकियां अपनाई। उदाहरण के लिए वे जेलों में गए और कैदियों को ये मौका दिया कि अगर वे 6 या 12 महीने सैनिक के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उन्हें अपनी कोठरी छोड़ने और उनकी सजा माफ करवाने का मौका मिलेगा। उन्होंने गंभीर या लाइलाज बीमारियों वाले लोगों की भर्ती शुरू कर दी, जैसे HIV, TB या हेपेटाइटिस C, जिन्हें आमतौर पर सैन्य सेवा से छूट मिलती है। उन्होंने शराब व नशे के आदी लोगों को सैन्य अनुबंधों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए, जिनमें से कई को पता नहीं था वे किसके लिए सहमत हो रहे हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों और प्रवासियों को सेना में शामिल न होने पर देश से निकालने की धमकी दी और गरीब समुदायों पर दबाव डाला। उन्होंने अफ्रीका से हजारों पुरुषों को धोखे और तस्करी से युद्ध में शामिल किया। झूठे बहाने या बड़ी तनख्वाह का लालच देकर उन्हें घर से बहला फुसला कर लाए। फिर भी ये हताहतों की भरपाई के लिए काफी नहीं था। रूस जितने लोग खो रहा है उतने जुटा नहीं पा रहा। अब वो और ज्यादा हताश हैं। आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें। रूस के भर्ती करने वालों ने गरीब लोगों, अल्पसंख्यकों, बीमार और अशक्त लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है। अब वे एक नए वर्ग यानी युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अप्रैल 2026 की एक CNN रिपोर्ट में सामने आया कि रूस के अलग अलग क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के छात्रों और स्नातकों को एक बड़े भर्ती अभियान में विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। और पहले की तरह ये भर्ती अभियान भी झूठ से भरा हुआ है। कई रूसी विश्वविद्यालयों की वेबसाइट, सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के विश्लेषण और छात्रों से बात करने पर CNN ने पाया कि रूस के भर्ती करने वाले 1 साल के अनुबंध और उच्च तकनीकी कौशल सिखाने का वादा करते हैं, वो भी बिना फ्रंटलाइन सेवा के।
असल में इनमें से अधिकतर बातें झूठी हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जो छात्र भर्ती के लिए नाम लिखवाएं, उन्हें किसी भी वक्त बिना चेतावनी या किसी उपाय के फ्रंट लाइन के जानलेवा इलाकों में भेजा जा सकता है। ये अभियान जनवरी में शुरू हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा मानव रहित प्रणालियों की सेना नामक नई सैन्य शाखा की घोषणा के सिर्फ कुछ महीनों बाद, जो पूरी तरह ड्रोन युद्ध के लिए समर्पित इकाई है। इसके बाद रूस की यूनिवर्सिटियों ने सोशल मीडिया पर सैन्य भर्ती के वीडियो, तस्वीरें और पोस्टर साझा किए, जिसमें स्नातकों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुछ ने रूसी सैनिकों और पूर्व सैनिकों को बुलाया, जिन्होंने छात्रों को विशेष सैन्य अभियान पर प्रेरणादायक और प्रचारपूर्ण भाषण दिए। एक स्वतंत्र रूसी समाचार एजेंसी जो छात्र मामलों में विशेषज्ञता रखती है, ने इस कहानी की और जांच की और पाया कि रूस और कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में कम से कम 269 विश्वविद्यालय और कॉलेज इस भर्ती अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इसमें देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जैसे सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां पुतिन ने पढ़ाई की, और मॉस्को का उच्चतम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स शामिल है, जिसने फरवरी में मानव रहित सिस्टम महोत्सव आयोजित किया था। तस्वीरों, वीडियो और सोशल पोस्ट से साफ है कि ये अभियान युवा पीढ़ी को लक्षित करता है। एक वीडियो में एक युवा रूसी लड़का अपने कमरे में वीडियो गेम खेलता है और वॉइस ओवर कहता है, तुम्हें बताया गया था कि तुम वीडियो गेम खेलकर समय बर्बाद कर रहे हो। फिर गेमर ड्रोन ऑपरेटर बन जाता है, जबकि नरेशन चलता रहता है। लेकिन एक जगह है जहां तुम्हारा अनुभव खास तौर पर कीमती है। ये एक साधारण लेकिन असरदार मार्केटिंग ट्रिक है और वीडियो गेम की थीम बाकी प्रचार सामग्री में भी लगभग हर जगह दिखती है। उदाहरण के लिए वोल्गोग्राद के प्लेखानोव रूसी विश्वविद्यालय ऑफ इकोनॉमिक्स का एक वीडियो स्प्लिट स्क्रीन में एक ओर गेमर और दूसरी ओर ड्रोन ऑपरेटर दिखाता है और कैप्शन है, सही स्किन चुनो। कुछ भर्ती पोस्टों में लिखा है कि आवेदन में गेमर्स को प्राथमिकता मिलेगी। ये युवाओं पर बहुत बड़ा दबाव है, जिनमें से कई अपने जीवन के अगले कदम के बारे में सोच रहे होते हैं और उनके पास सही मार्गदर्शन, दिशा या रोल मॉडल नहीं होते जो उन्हें सही रास्ता चुनने में मदद कर सकें। कुछ लोगों को ये मुहिम धोखा लगती है, क्योंकि जो संस्थाएं पहले उन्हें सिखाने के लिए थी, अब वही उनकी जिंदगी सौंपने को कह रही हैं। एक छात्र ने CNN को बताया कि छात्रों पर दबाव बहुत ज्यादा है और विशेष सैन्य अभियान में शामिल होने की अपीलें सुनना अप्रिय है। ये महसूस करना और भी बुरा है कि विश्वविद्यालय आपको युद्ध में भेजने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। एक अन्य छात्र ने खुलासा किया कि जो छात्र कैंपस भर्ती कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, उन्हें छात्र ऋण माफी, अन्य सुविधाओं और निश्चित रूप से सिर्फ 1 साल की सेवा, जो पीछे के क्षेत्र में होगी, मोर्चे से दूर, के रूप में सोने के पहाड़ों का वादा किया गया था। ये अब तक के युद्ध के सबसे योजनाबद्ध भर्ती अभियानों में से एक है। ये देश की शीर्ष प्राधिकरणों में से एक रूसी रक्षा मंत्रालय था, जिसने तय किया कि ये कैसे काम करेगा। रूसी सैन्य वकील आर्तेम क्लेगर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किन्हें निशाना बनाना है और उनका ध्यान कैसे खींचना है। मंत्रालय के निर्देशों में कहा गया है कि पुरुष और महिला दोनों छात्रों को निशाना बनाया जाना चाहिए और विश्वविद्यालयों को ये जोर देना चाहिए कि कोई भी इच्छुक भर्ती अनूठा ज्ञान और कौशल प्राप्त करेगा। साथ ही एक सामान्य सैनिक की तुलना में दुश्मन की गोलीबारी में आने का खतरा भी कम रहेगा। ये भी आदेश दिया गया है कि महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएं, जिसमें न्यूनतम 4 लाख रूबल यानी लगभग $5,000 शामिल है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय इससे भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट, जो केवल साइन अप करने पर लगभग $10,000 की एक मुश्त राशि दे रहा है और उसके बाद लगभग $70,000 की वार्षिक मूल वेतन भी दे रहा है। क्लीगर का कहना है कि इस पूरी मुहिम में शायद सिर्फ पैसे वाला हिस्सा ही सच है, बाकी सब झूठ है। ये रूसी सेना का साधारण अनुबंध है, जिसमें न समय सीमा है न खास शर्तें, क्योंकि इन विज्ञापनों में एक अहम तथ्य नहीं बताया गया था। पुतिन ने सितंबर 2022 में आंशिक लामबंदी का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया। उस आदेश ने रूसी सैन्य भर्ती के लिए पूरी स्थिति को बदल दिया, जिसमें यह तय किया गया कि सभी नए सैन्य अनुबंध आंशिक लामबंदी की अवधि समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। अभी अवधि खत्म नहीं हुई, इसलिए अनुबंध पर साइन करने वाला व्यक्ति इस आदेश के अधीन रहेगा, यानी 1 साल की निश्चित अवधि वाला अनुबंध नहीं है। जो युवा लड़के और लड़कियां इस जाल में फंस जाते हैं, वे सिर्फ 1 साल मोर्चे से दूर रहकर ड्रोन से ऐसे नहीं खेलेंगे जैसे वे असली वीडियो गेम हो और फिर सुरक्षित अपने परिवारों के पास भेज दिए जाएं।
वे वहां फंसे रहेंगे, संभवतः तब तक जब तक या तो उनकी मौत नहीं हो जाती या वे इतनी बुरी तरह घायल नहीं हो जाते कि लड़ाई जारी न रख सकें। स्थिति और बिगड़ जाती है। छात्र रंगरूटों को मोर्चे से दूर रखने का वादा किसी कानून या विधायी प्रावधान पर आधारित नहीं है। ग्रिगोरियो स्वेर्दलिन, युद्ध विरोधी संस्था गेट लॉस्ट के संचालक, कहते हैं कि अनुबंध साइन करते ही व्यक्ति रक्षा मंत्रालय का गुलाम बन जाता है। उसे रक्षा मंत्री की जरूरत अनुसार किसी भी यूनिट में भेजा जा सकता है। चुनने का कोई तरीका नहीं है। अच्छी खबर यह है कि बहुत सारे छात्र ये सब जानते हैं, या कम से कम इतना तो समझते हैं कि इस युद्ध के लिए साइन करना कोई समझदारी नहीं है। सभी छात्रों में क्रेमलिन के प्रचार पर अविश्वास एक जैसा था, जैसा CNN से बातचीत में सामने आया। एक छात्र ने कहा कि उसके किसी सहपाठी या दोस्त ने अनुबंध पर हस्ताक्षर का नहीं सोचा, भले ही वे आर्थिक रूप से परेशान हों। एक अन्य ने जोड़ा, उसे ये बकवास बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगी और उसने अपने सहपाठियों से भी आग्रह किया कि वे समझे कि ये सब एक धोखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभियान असफल होना तय है। ये जरूरी नहीं है कि ये पर्याप्त संख्या में नए रंगरूट लाकर रूसी सेना की कमजोर होती पंक्तियों को पूरी तरह से भरते, लेकिन ये अब भी कुछ अधिक भोले, भ्रमित या संघर्ष कर रहे छात्रों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मना सकता है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विश्वविद्यालय सक्रिय रूप से अपने भर्ती प्रयासों को उन छात्रों पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने पाठ्यक्रमों में असफल होने के सबसे अधिक जोखिम में हैं। एक छात्र ने खुलासा किया कि उसे और उसके जैसे पढ़ाई में पिछड़ रहे छात्रों को एक विशेष समूह बैठक के लिए बुलाया गया, जहां उसे और उसके सहपाठियों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एक अन्य ने और भी चिंताजनक कहानी बताई, जिसमें विश्वविद्यालय ने हमारे समूह के लगभग 1/3 छात्रों को लगभग निष्कासित कर दिया और उन्हें अपनी जगह बनाए रखने के लिए वहीं पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। कुछ विश्वविद्यालय अपने भर्ती कोटे के लिए और कपटी रणनीतियां अपना रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में रिपोर्ट आई है। उदाहरण के लिए छात्रों के लिए अपना कोर्स वर्क पूरा करने और जमा करने की समय सीमा को छोटा कर दिया गया है, जिससे उनके लिए अपनी कक्षाएं आवश्यक ग्रेड के साथ पास करना और भी कठिन हो गया है। तर्क बिल्कुल साफ है, छात्रों के लिए पास होना कठिन बना दो ताकि ज्यादा छात्र फेल हो और वही संघर्ष कर रहे तनावग्रस्त छात्र भर्ती के लिए दबाव में आना आसान हो जाए। एक छात्र ने बताया कि विश्वविद्यालय में स्टाफ पहले वर्ष के उन छात्रों को खोज रहा था जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य या घुलने मिलने में समस्या थी और उन्हें खास तौर पर निशाना बना रहा था। ऐसे छात्रों को सेना में नौकरी की पेशकश के लिए व्यक्तिगत चर्चा के लिए बुलाया जाता है ताकि वे डिग्री पूरी कर आर्थिक कर्ज से बच सके। ये भावनात्मक शोषण की चौंकाने वाली कहानियां हैं। विश्वविद्यालय वो जगह है जहां लोग सीखने और जरूरी ज्ञान कौशल पाने चाहते हैं, सपनों को पाने या उत्पादक बनने के लिए बाहर जाएं। समाज के सदस्य अपने ही छात्रों के खिलाफ सक्रिय रूप से हो रहे हैं, बेरहमी से उनके डर और तनाव का शोषण कर रहे हैं, और ये सब क्रेमलिन की कभी न भरने वाली युद्ध मशीन को पोषित करने के लिए किया जा रहा है। एक छात्र के अनुसार, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी प्यारी यूनिवर्सिटी ऐसी चीज बनेगी जिससे मुझे दोस्तों की रक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन आज पुतिन का रूस यही है। एक ऐसी जगह जहां लोगों के साथ मवेशियों जैसा व्यवहार किया जाता है, जहां सैनिकों को सिर्फ मांस के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता, और जहां यहां तक कि किशोरों को भी, जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, बेरहमी से उन जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होना चाहिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रूसी सेना अब तक सबसे कमजोर है। तानाशाही के आखिरी दिन एक जैसे होते हैं। तानाशाह शक और भ्रम में अपने करीबी लोगों के खिलाफ हो जाता है। तानाशाह सत्ता बचाने के लिए सब करता है, तब भरोसेमंद सलाहकार भी दुश्मन बन सकते हैं। पुतिन इस वक्त तानाशाह की आखिरी छटपटाहट में है। रूसी रक्षा मंत्रालय ढह रहा है क्योंकि पुतिन अपनी असफलताओं की भयावहता छिपाने के लिए उसके शीर्ष अधिकारियों का सफाया कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति अपनी ही सेना के साथ एक भयावह काम कर रहे हैं। 26 साल का शासन ताश के पत्तों सा बिखर रहा है। 10 अप्रैल को मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि रूस के पूर्व उप रक्षा मंत्री पावेल पोपोव को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद 19 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सैन्य अदालत से सजा मिलने के बाद नवंबर 2013 से जून 2024 तक सेवा देने वाले पावेल पोपोव को गिरफ्तार किया गया, जिसे रूस ने सेना में बड़ा बदलाव बताया। पावेल पोपोव पर धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध हथियार, रिश्वतखोरी व सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे थे, जिसका निर्णायक मोड़ पावेल पोपोव द्वारा रची गई साजिश का उजागर होना माना जा रहा है। रूस के सैन्य थीम वाले पेट्रियट पार्क के विकास के लिए निर्धारित धनराशि का इस्तेमाल पावेल पोपोव ने अपने निजी एस्टेट के लिए करने की योजना बनाई थी। आप सोच रहे होंगे
इसमें क्या खास है? रूस ने एक भ्रष्ट अधिकारी को हटाया, वहां वैसे भी कई हैं। पुतिन ने किसी ऐसे को हटाया जिसे सत्ता में नहीं होना चाहिए था। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन पोपोव की गिरफ्तारी के पीछे की हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। पोपोव रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मजबूत सहयोगी थे और उनकी गिरफ्तारी कोई अलग थलग घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्रालय में चारों ओर गाज गिराई है, जिससे कई आपराधिक जांचें शुरू हुई हैं, जिनका मकसद उन लोगों को खत्म करना है जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ पुतिन द्वारा शुरू की गई जंग की योजना बनाई थी। पुतिन रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी FSB का इस्तेमाल रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे किसी भी आरोप में निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे साबित किए जा सकते हैं। इसे भ्रष्टाचार पर सख्ती बताया जा रहा है, लेकिन असल में मामला सनकग्रस्त पुतिन का है, जो ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिराने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह बेनकाब कर सकता है कि वह वास्तव में कितने विनाशकारी रूप से असफल सैन्य नेता है। ये सब 12 मई 2024 को शुरू हुआ, जब पुतिन ने शोइगु को रक्षा मंत्री पद से हटाने का फैसला किया। शोइगु पुतिन की गाज से कहीं बेहतर तरीके से बच गए बनिस्बत उन लोगों के जो बाद में आए। उन्हें रूस की सुरक्षा परिषद का प्रमुख बना दिया गया, लेकिन जैसे ही पूर्व रक्षा मंत्री को प्रमुखता के पद से हटा दिया गया, उनके अधीन काम करने वाले लोगों को खत्म कर दिया गया, क्योंकि पुतिन के आदेश पर पूरा मंत्रालय ही भंग कर दिया गया। अगली बारी यूरी कुज़नेत्सोव की थी। शोइगु के पतन के 2 दिन बाद ही रूसी रक्षा मंत्रालय के मुख्य कार्मिक निदेशालय के प्रमुख कुज़नेत्सोव को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप था कि उनके घर से तलाशी में $1 मिलियन नकद और कीमती सामान मिले, जिसे रूसी अधिकारियों ने एक कारोबारी इकाई से किसी अनिर्दिष्ट एहसान के बदले कुज़नेत्सोव को मिली रिश्वत बताया, जैसा जांच समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको ने गिरफ्तारी के दिन सोशल मीडिया पर कहा। ये बयान जितना अस्पष्ट हो सकता है उतना ही अस्पष्ट है, और वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में लेने की कार्रवाई जल्द ही एक ऐसी चीज बन गई जिसे पुतिन ने बार बार दोहराया, हर बार किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाते हुए जो शोइगु के करीबी दायरे का हिस्सा था। हमें अब भी नहीं पता कुज़नेत्सोव के साथ क्या हुआ। उन्हें जेल भेजे जाने की कोई घोषणा नहीं हुई। पूर्व शोइगु सहयोगी के बारे में अटकलें जोरों पर हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द पुतिन की गाज फिर गिरेगी। इस बार यह वादिम शिमारिन की गर्दन पर गिरी, जो रक्षा मंत्रालय के संचार निदेशालय के प्रमुख थे। फिर से हम एक जानी पहचानी कहानी देखते हैं। रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि शिमारिन ने 2019 से 23 के बीच लगभग $4,50,000 की रिश्वत ली थी, जो कथित तौर पर एक ऐसी फैक्ट्री से आई थी जो संचार उपकरण बनाती थी। कहा गया कि रिश्वत के चलते फैक्ट्री को सरकारी ठेके मिले। पुतिन के करीबी लोगों ने कार्रवाई की और शिमारिन को अप्रैल 2025 में 7 साल की जेल हुई। उसके हथकड़ी में ले जाने से पहले ही रक्षा मंत्रालय में कई लोग गिर चुके थे। दिमित्री बुल्गारकोव अगला शिकार था। रूस के उप रक्षा मंत्री दिमित्री बुल्गारकोव को सितंबर 2022 में पद से हटाया गया। पुतिन ने इस खास मंत्री पर जल्दी ही नजरें गड़ा दी थी, लेकिन जुलाई 2024 तक वो उसके हाथ नहीं आया। इसी समय बुल्गारकोव, जिन्होंने 15 साल रूसी सैन्य लॉजिस्टिक्स देखी थी, औपचारिक रूप से गिरफ्तार हुए। बुल्गारकोव पर और भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें रूस की लेफोर्तोवो जेल में मुकदमे की प्रतीक्षा के लिए भेजा गया। तब से उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। बुल्गारकोव रूसी लॉजिस्टिक्स के जिम्मेदार थे जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था। माना जाता है कि उनकी गिरफ्तारी रूस की उस असफलता की सजा थी जिसमें पुतिन को उम्मीद थी कि यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान आसानी से पूरा होगा। लेकिन हम बस नहीं जानते। कुज़नेत्सोव की तरह ही रूस ने बुल्गारकोव की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में कुछ नहीं बताया है। अब तक तस्वीर साफ हो रही है। जब रूस यूक्रेन को हफ्तों में नष्ट नहीं कर पाया जैसा पुतिन ने सोचा था, तो उसने अंदरूनी तौर पर देखना शुरू किया। आक्रमण असफल क्यों हुआ और यह बहुवर्षीय संघर्ष में कैसे बदला। पुतिन ने जवाब ढूंढने के बजाय विफलता के लिए जिम्मेदार लोगों को हटाने की मांग की और उन पर अक्सर अस्पष्ट भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये सभी कभी पसंदीदा रहे, शोइगु के सहयोगी थे, आगे भी ऐसे लोग होंगे। यूरी सादोयेंको
रूस के एक और उप रक्षा मंत्री 20 मई 2024 को पद से हटा दिए गए, ठीक कुछ दिन बाद जब शोइगु को भी रक्षा मंत्रालय से हटाया गया था। कुछ समय तक लगा सादोवेंको की कहानी यही खत्म हो गई। वे कई साथियों की तरह भ्रष्टाचार में गिरफ्तार नहीं हुए। सादोवेंको तब तक गुमनाम से हो गए थे जब तक दिसंबर 2025 में पूर्व उप रक्षा मंत्री के बारे में एक खबर सामने नहीं आई। सादोवेंको की 57 वर्ष की उम्र में कथित हृदय रोग से मृत्यु हो गई थी। यूएनएन के अनुसार सादोवेंको 1994 से शोइगु की टीम में हैं और उनके साथ रूसी सरकार में ऊंचे पदों तक पहुंचे। बर्खास्तगी के वक्त उन्होंने 11 साल शोइगु के डिप्टी रहकर सेवा की और पुतिन से मेरिट टू द फादरलैंड डिक्री सहित प्रशंसा भी पाई। शायद ये एक रूसी हीरो के जीवन का दुखद अंत था, या फिर ये शोइगु के एक और सहयोगी को अचानक रूसी डेथ सिंड्रोम का शिकार बना देने का मामला था। सादोवेंको की मौत क्रिसमस के दिन एक ऐसी बीमारी से हुई जिसके बारे में लगता है किसी को भी पता नहीं था कि उन्हें ये बीमारी थी। ये चौंकाने वाली बात थी और पुतिन द्वारा गिरफ्तार कराए गए अन्य पूर्व रक्षा मंत्रालय अधिकारियों की तरह सादोवेंको की मृत्यु के बाद उनके बारे में ज्यादा नहीं कहा गया। उनके साथ जो हुआ वो शुरुआती रिपोर्टों के बाद रहस्य बना रहा और ये संयोग नहीं लगता कि शोइगु के इतने करीबी सहयोगी की मौत उसी समय हुई जब कई पूर्व सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। यह अनुमान हो सकता है, लेकिन उनकी मौत पुतिन के उस पैटर्न में आती है जिसमें वह पूर्व रक्षा मंत्री के अधीन अधिकारियों से छुटकारा पा रहे हैं। शायद इसकी कोई वजह हो। हम जल्द बताएंगे वजह क्या हो सकती है। सादोवेंको की बर्खास्तगी और पोपोव की कैद के बीच कई और लोग पुतिन की कुल्हाड़ी का शिकार हो चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के पूर्व नवाचार निदेशक व्लादिमीर शेस्टरोव को जुलाई 2025 में धोखाधड़ी और गबन के आरोप में 6 साल की जेल हुई। कुछ हफ्ते पहले उप रक्षा मंत्री तिमूर इवानोव, जिन्होंने सादोवेंको से जिम्मेदारी ली थी, बर्खास्त होने के 1 महीने बाद जेल चले गए। उन्हें फिर रिश्वतखोरी और गबन में 13 साल की सजा मिली। उनके बाद उप रक्षा मंत्री के पद पर और फिर जेल तक रुसलान साखिलोव पहुंचे। 5 मार्च 2026 को साखिलोव पर आरोप लगाया गया, अंदाजा लगाइए क्या, गबन का और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक अच्छा खासा अतिरिक्त आरोप। पिछले 2 सालों में रूस के रक्षा मंत्रालय में वही कहानी बार बार दोहराई गई है। पोपोव शोइगु के सहयोगियों की उस लंबी कतार में बस सबसे नया नाम है जो पुतिन की नाराजगी का शिकार हुए हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन 7 मंत्रियों में से 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन्हें पुतिन ने गिरफ्तार करवाया है या शायद रूसी डेथ सिंड्रोम का शिकार बनाया हो। जहां तक सवाल है कि ये सब क्यों हुआ, इसके 2 संभावित कारण हैं। पुतिन के अनुसार इसका एक कारण भ्रष्टाचार है। हो सकता है कि रूस के नेता ने जानबूझकर उस एक सरकारी संस्था में इतना ज्यादा अराजकता पैदा कर दी हो जिसकी उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा स्थिर रहने की जरूरत है, क्योंकि वो उन अधिकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो रूस से चोरी कर रहे थे। लेकिन शायद इसके पीछे एक और वजह भी हो सकती है और वो वजह इन गिरफ्तारियों की इस लहर को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देती है। आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम आपको सुर्खियों के पीछे की कहानियां दिखाते हैं और देखना हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। आइए भ्रष्टाचार वाले उस दावे से शुरू करें जिसे पुतिन और एफएसबी ने इन सभी गिरफ्तारियों के लिए आगे किया है। जॉन हार्डी के अनुसार फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में रूस कार्यक्रम के डिप्टी डायरेक्टर शोइगु के कई सहयोगियों को निशाना बनाए जाने का कारण भ्रष्टाचार से ज्यादा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच की प्रतिद्वंदिता है। हार्डी कहते हैं कि शोइगु ने रक्षा उद्योग की आलोचना की थी कि वह सेना को पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर रहा। वे जोड़ते हैं, आक्रमण के शुरुआती चरण की विफलता के लिए काफी हद तक एफएसबी जिम्मेदार थी, लेकिन उसने जाहिर तौर पर दोष किसी और पर डाल दिया। यह मामला एक एजेंसी द्वारा दूसरी को खत्म करने का हो सकता है इससे पहले कि वह उसे खत्म करे। एफएसबी, जो पुतिन की नजरों में अच्छा बने रहना चाहता है, ने रूस की सेना के भीतर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी ले ली है और संयोग से ज्यादातर भ्रष्ट लोग वही हैं जो सर्गेई शोइगु से जुड़े पूर्व रक्षा मंत्रालय के अधिकारी थे। पुतिन के पूर्व रक्षा मंत्री को ऐसी चालों में हराया गया जो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी लगती है। पुतिन के लिए यह सब बहुत मुफीद था क्योंकि वो रूस के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन पर हमले के मुखिया पुतिन पर दबाव तब बढ़ा जब युद्ध 2 साल से ज्यादा चला और उन्होंने रक्षा मंत्रालय में सफाई शुरू की।
पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने में विशेष सैन्य अभियान की विफलता से जरूर नाराज होते, लेकिन वो रूस के अंदर उस अभियान की विफलता को लेकर बंद रहे गुस्से की लहर से भी अच्छी तरह वाकिफ होते। इस बिंदु तक क्रेमलिन को पहले ही एक अलोकप्रिय आंशिक लामबंदी के लिए मजबूर होना पड़ा था और रूसी सेना हजारों ऐसी हताहतें झेल रही थी जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। पुतिन के लिए यह सफाया दोष दूसरों पर डालने का तरीका है, जैसे एफएसबी ने रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाते वक्त किया। कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाकर पुतिन यूक्रेन में रूस की स्थिति सुधारने के प्रयास दिखा रहे हैं। रूस के नागरिकों और रूसी सेना दोनों के बीच की निराशा दूर हो जाती है, क्योंकि पुतिन ये दिखा सकते हैं और कह सकते हैं, देखो मैंने उन लोगों को हटा दिया है जिन्होंने असफलता का कारण बना। अब रूस जीत की ओर बढ़ सकता है। ये जनलुभावन राजनीति का सबसे घटिया रूप है, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि बलि का बकरा कोई भी बने, बस नजरें उन पर ना जाए। ऐसी सफाई से रूस के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच जो अतिरिक्त डर पैदा होता है वह तो बस एक बोनस है, क्योंकि पुतिन यह संदेश देने में सफल होते हैं कि जो भी उन्हें निराश करेगा उसे झूठे आरोपों पर भी बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान देने योग्य है कि पुतिन के प्यादों पर भ्रष्टाचार के आरोप शुरू से ही बनाए गए हैं। जैसा कि सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस या सीपा ने बताया है, पुतिन का रूस ठीक उसी सोवियत व्यवस्था की तरह जिसमें वे पले बढ़े एक ऐसे सिस्टम पर बना है जो आंतरिक घेरे को जितना संभव हो उतना पैसा हड़पने की अनुमति देता है। ये वफादारी की एक रणनीति है। पुतिन लोगों को अमीर बनाते हैं ताकि वे वही करें जो वह उन्हें करने के लिए कहते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय को तोड़ने से बस यही दिखता है कि वफादारी दोनों तरफ से नहीं होती। अगर पुतिन तय कर ले कि उन्हें आपको हटाना है, चाहे वजह कुछ भी हो, तो वह ये सुनिश्चित करेंगे कि दोषी आप ही ठहरे, उसी चीज के लिए जो उन्होंने खुद आपको थमाई थी। फिर आप लटक जाते हैं। पुतिन अपनी भ्रमित दुनिया में रहते हैं जहां यूक्रेन में रूस की असफलताएं उनकी गलती नहीं मानी जाती। यह तार्किक व्याख्या है। पुतिन ने उस भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया है जिसे वह बढ़ावा देते हैं ताकि अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल सके। हालांकि हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रक्षा मंत्रालय की सफाई का फोकस उन अधिकारियों पर था जो पूर्व रक्षा मंत्री शोइगु के सहयोगी थे, और खुद शोइगु को भी उस मंत्रालय से हटा दिया गया है जिसे वे वर्षों से चला रहे थे। शायद ये सब संयोग नहीं है। शायद कोई गहरी वजह है कि पुतिन ने उन्हीं खास मंत्रियों को निशाना बनाया है जिन्हें अब गिरफ्तार किया जा रहा है या जो दिल का दौरा पड़ने से मर रहे हैं। शोइगु, जो लंबे समय तक पुतिन के सहयोगी थे, अब शायद नहीं है। पिछले वर्षों में जो देखा वह शायद पुतिन का अपनी सत्ता को चुनौती देने वाले के समर्थन को कमजोर करने का तरीका है। ऐसी चर्चाएं रही है कि शोइगु जून 2022 से पुतिन के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समय पूर्व CIA अधिकारी डेनियल हॉफमैन ने सुझाव दिया था कि पुतिन को अपने कुछ शीर्ष सहयोगियों से खतरा हो सकता है जो यूक्रेन पर आक्रमण के फैसले से नाराज थे और इस बात से भी परेशान थे कि आक्रमण की विफलता का दोष उनके सिर मढ़ा जा रहा है। हॉफमैन के अनुसार पुतिन के 3 करीबी उनके लिए खतरा हो सकते हैं: क्रेमलिन सुरक्षा परिषद प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस प्रमुख अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव और सर्गेई शोइगु। हॉफमैन द्वारा नामित पहले 2 लोग अभी भी पुतिन की नजरों में अच्छे बने हुए हैं, कम से कम फिलहाल के लिए। लेकिन शोइगु को अपने रक्षा मंत्री पद से हटने के लिए मजबूर किया गया है और उन्होंने देखा है कि उनके डिप्टी और सहयोगियों को एक एक करके हटाया जा रहा है। शायद हॉफमैन की बात में दम था। आखिरकार 10 मार्च को यह अटकलें लगाई गई कि उस समय रूस में जो अफरा तफरी देखी जा रही थी उसका कुछ लेना देना शोइगु से है। VCZ के OGPU टेलीग्राम चैनल, जिसका क्रेमलिन से संबंध है, द्वारा किए गए दावों के अनुसार मार्च की शुरुआत में मॉस्को में जो इंटरनेट बंदी और पाबंदियां लगी थीं वे बिल्कुल भी संयोग नहीं थीं। इनका संबंध कई अहम सुरक्षा ठिकानों से था और ये उसी समय हुई थी जब शोइगु के कई सहयोगी हिरासत में लिए जा रहे थे। टेलीग्राम चैनल ने एक अज्ञात सूत्र का हवाला दिया जिसने कहा कि इंटरनेट बंदी का अंत उसी समय हुआ जब रुस्लान सखालोव, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, को गिरफ्तार किया गया। सखालोव के बाद सिर्फ शोइगु ही आगे आ सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी भी सत्ता के शीर्ष, विशेष सेवाओं और रक्षा मंत्रालय में खासा प्रभाव है। मार्च में गड़बड़ी तब हो रही थी जब चर्चा थी कि शोइगु रूस में तख्तापलट की योजना बना रहे थे। यह स्पष्ट नहीं है कि उन अफवाहों में
कोई ठोस सच्चाई है या नहीं। जहां तक शोइगु की बात है, हो सकता है कि उनके पास अभी भी इतनी ताकत बची हो कि वे खुद को मुसीबत से बचा सके, लेकिन पुतिन द्वारा दिए गए हर गिरफ्तारी के आदेश के साथ उनकी ताकत कम होती जा रही है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे लोग जिन्होंने रूसी रक्षा मंत्रालय में शोइगु का समर्थन किया और उनका अनुसरण किया, अब रास्ते से हटते जा रहे हैं। जल्द ही शोइगु सिर्फ अकेले बचेंगे। तब वे जान पाएंगे कि क्या पुतिन उनके नीचे वालों को उनकी सुरक्षा के लिए हटा रहे थे या फिर वे उस नींव को ही हटा रहे थे जिस पर शोइगु खड़े थे, ताकि एक पूर्व सहयोगी को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाने की तैयारी की जा सके। भले ही शोइगु द्वारा तख्तापलट की अफवाहों को साबित करने के लिए कुछ भी न हो, पुतिन ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो मानते हैं कि उन्हें हटाने की कोशिश होने वाली है। यही वह वहम है जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था। एक तानाशाह जिसने अपने चारों ओर भ्रष्टाचार और झूठे गठबंधनों की एक जटिल व्यवस्था बनाने में इतना समय लगा दिया, अब देख रहा है कि उसने जो कुछ भी बनाया था वह बिखर रहा है, और ये सब यूक्रेन में उसकी असफलताओं के कारण हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि रूस के रक्षा मंत्रालय में चल रही सफाई पुतिन की मंशा के उलट असर डाल रही है। रूस का नेता डर पैदा करना चाहता है। वह चाहता है कि रूस के अभिजात वर्ग, जो वहां इसलिए है क्योंकि पुतिन उन्हें वहां रहने देते हैं, यह जान ले कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की बेवफाई दिखाई तो पुतिन उनके खिलाफ आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पुतिन और ज्यादा संदेहग्रस्त होते जा रहे हैं, दबाव और बढ़ता जा रहा है। वे अभिजात वर्ग जिन्हें पुतिन से डरना चाहिए, उसकी जगह अब उससे नाराजगी महसूस करने लगते हैं। तनाव बढ़ता है और पुतिन जिन साजिशों को रोकना चाहते हैं वे बनने लगती हैं। शोइगु दशकों से पुतिन के सहयोगी है। अगर वह और उसके लोग भी निशाने पर आ सकते हैं तो पुतिन की सफाया करने की सनक से कोई सुरक्षित नहीं है। हमने देखा है कि पुतिन कुछ एजेंसियों को तरजीह दे रहे हैं। एफएसबी पुतिन की निजी पुलिस बन गई है क्योंकि वह शोइगु के रक्षा मंत्रालय का नेटवर्क तोड़ रहे हैं। फिर से इससे केवल और अधिक नाराजगी और डर पैदा होगा। पुतिन डर चाहते हैं लेकिन उन्हें नाराजगी से बचना चाहिए। वह जिन पदों को जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं उनमें दूसरे पिट्ठुओं को जिम्मेदारी देंगे, लेकिन वे सभी जानेंगे कि वे वहां कैसे पहुंचे हैं, और वे सभी जानेंगे कि एक गलत कदम उनके अंत का कारण बन सकता है। उन्हें शायद कोई गलत कदम भी नहीं उठाना पड़े। पुतिन को बस अपनी नाकामियों के लिए किसी और को दोषी ठहराने की जरूरत हो सकती है, और यही अगली सफाई के लिए काफी होगा। फरवरी के एक लेख में सिपा कहते हैं कि पुतिन जिन एजेंसियों का समर्थन करते हैं उन्हें उन्होंने और आक्रामक बना दिया है, जबकि वे उन एजेंसियों को खत्म कर रहे हैं जिन्हें यूक्रेन युद्ध को अपने पक्ष में करने के लिए बनाया गया था। जैसा उसमें कहा है, इससे पुतिन की मानसिकता दिखती है। पुतिन और उनके जासूस मानते हैं कि युद्ध हारने पर देश, राज्य और एजेंसियां भी खत्म हो जाएंगी। मार्च के अंत में पुतिन अधिकारियों और रूस दोनों पर सख्ती कर रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट कई दिनों तक ब्लॉक रहता है। पुतिन ने टेलीग्राम पर कड़े प्रतिबंध लगाए ताकि आम रूसियों को क्रेमलिन के अनुमोदित और निगरानी वाले सोशल मीडिया ऐप्स पर लाया जा सके। अब पुतिन की सनक की कोई सीमा नहीं रही। पहले रक्षा मंत्रालय था, अब आम रूसियों की बारी है। क्रेमलिन के दावे पर यकीन करें कि वह भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है, लेकिन एक तानाशाह अपने आखिरी दिनों में हर जगह दुश्मन देखता है। अगर यही असली वजह है पुतिन द्वारा शोइगु के सहयोगियों की सफाई और पूरे रूस में उनकी सख्ती की, तो हम एक ऐसे नेता को देख रहे हैं जो सिर्फ खुद को और वक्त देने और नया बहाना ढूंढने के लिए अपनी ही सेना को कमजोर कर रहा है कि यूक्रेन पर हमला क्यों नाकाम हो रहा है। आखिरकार बहाने भी खत्म हो जाएंगे। पुतिन के साथ आगे क्या होगा देखना बाकी है। शायद उनके पतन से पहले एक और सफाई हो। ये तो काफी साफ है कि एक टैंक यूनिट का काम क्या होता है ना? उस यूनिट के पास टैंक होते हैं, नाम में ही इशारा है। वो यूनिट उन टैंकों का इस्तेमाल जमीन पर मौजूद दूसरी यूनिट्स को कवच और फायर सपोर्ट देने के लिए करती है। अगर टैंक यूनिट्स के पास टैंक न हो तो क्या होगा? रूस को इसका जवाब अभी मिल रहा है, क्योंकि पुतिन ने ये पागलपन भरा फैसला लिया है कि रूस की टैंक यूनिट्स को बिना उस अहम उपकरण के जंग में भेजा जाए जिसके इस्तेमाल में वे माहिर मानी जाती है। पुतिन की सेना अपने आखिरी दौर में है। पागलपन हावी हो चुका है, क्योंकि अब रूस की टैंक यूनिट्स एक ऐसे दुश्मन से जूझ रही हैं जो यूक्रेन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो दुश्मन है उनके अपने कमांडर। 13 अप्रैल की रिपोर्ट में यूरो मैदान प्रेस ने बताया कि रूस अपने टैंकों को मोर्चे पर भेजने से डरकर उन्हें जितना संभव हो उतना पीछे रोक रहा है। यूक्रेन के ड्रोन टैंकों के लिए बड़ा खतरा है। कमांडरों के सामने सवाल है कि क्या वे टैंक यूनिट्स को बख्तरबंद वाहन दें, जबकि वही कवच उन्हें निशाना बना सकता है, या वे यूनिट्स को पैदल या बिना कवच वाहन में भेजें और उम्मीद करें कि
कि यूक्रेन के ड्रोन उन्हें ना पकड़े या टुकड़े ना कर दे। लगता है रूस ने दूसरा विकल्प चुना है। शायद क्रेमलिन के आंकड़ेबाजों ने पैसों के कारण टैंक यूनिट से बख्तरबंद वाहन हटा देने का निर्णय लिया। आखिर एक टैंक गंवाना बहुत महंगा है। उन सैनिकों को खोना जो उस टैंक में होने थे ज्यादा सस्ता है। तो चलिए उन्हें बिना उस उपकरण के भेज देते हैं जिसे वे अपनी सेवा में इस्तेमाल करते थे। ये रूसी कमान द्वारा लिया गया एक हैरान कर देने वाला फैसला है, लेकिन आप जल्द जानेंगे रूस के इस फैसले के पीछे अजीब तर्क है। इससे पहले कि हम उस पर आए, रूस द्वारा अपने टैंक यूनिट से टैंक हटाने की खबर यूक्रेन की संयुक्त सेनाओं के प्रवक्ता विक्टर क्राहुबोव से आई है। उनका दावा है कि रूस अपने टैंकों को मोर्चे से लगभग 20 किलोमीटर या 12.4 मील दूर खड़ा कर रहा है। आधुनिक युद्ध की प्रकृति ऐसी ही है। 20 किलोमीटर के किल जोन में आमतौर पर उपकरण नहीं निकल पाते, खासकर टैंक और आईएफवी। ट्राहुबोव बताते हैं, वो जोड़ते हैं कि रूस अभी भी अपने सैनिकों को मोर्चे तक और उससे आगे ले जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये वाहन अक्सर क्वाड बाइक और मोटरसाइकिल होते हैं। ये टैंक से तेज है और कभी कभी यूक्रेन के ड्रोन से बच सकते हैं, लेकिन इन्हें टैंक यूनिट्स नहीं चलानी चाहिए। इसके अलावा इनमें कोई कवच नहीं होता। सवारी करते समय एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकती है। अगर बाइक सवारों को कहीं ऊबड़ खाबड़ इलाका मिल जाता है तो यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन आसमान से आकर उन्हें मार सकते हैं। रूस शायद अपने टैंकों की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन वह उन सैनिकों की कोई मदद नहीं कर रहा जिन्हें वह बिना किसी सुरक्षा के मौत के इलाके में भेज रहा है। यह तो ऐसा भी नहीं है कि रूस के टैंक यूक्रेन की पोजीशन पर फायरिंग करके मदद कर पा रहे हैं जहां रूस ने उन्हें खड़ा किया है। उदाहरण के लिए रूस के T-90 टैंकों को ही ले लीजिए। ये मुख्य युद्धक टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। खुद पुतिन ने भी ऐसा ही दावा किया है, क्योंकि वह हर किसी को रूस की सेना की श्रेष्ठता का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन T-90 भले ही काफी प्रभावशाली हो, हालांकि ये कोई गेम चेंजर नहीं है, फिर भी वो भी उन दूरियों पर ज्यादा काम का नहीं है जितनी दूर रूस अब अपने टैंक खड़े कर रहा है। जैसा कि नेशनल इंटरेस्ट ने बताया है, T-90 में 125 मिमी की स्मूथ बोरगन है, जिसे रूस के अनुसार अगली पीढ़ी की फायर कंट्रोल सिस्टम से मजबूत किया गया है। T-90 का ऑनबोर्ड इंफ्रारेड सिस्टम रूस के अन्य टैंकों से ज्यादा सटीक और दूर तक लक्ष्य भेदने में मदद करता है। इन उपकरणों से T-90 दुश्मन को 8 किमी दूर तक निशाना बना सकता है। ये काफी नहीं है, अभी 12 किलोमीटर बाकी है इससे पहले कि ये टैंक यूक्रेन की रक्षा पंक्ति पर असर डाले, जब ये मोर्चे से दूर है ना रूस? अब आपके मन में संदेह हो सकते हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस अपनी टैंक यूनिट्स को बिना टैंकों के लड़ाई में भेज रहा है। यही बात यूक्रेन कह रहा है। क्या हम ऐसे प्रवक्ता की बात सुन रहे हैं जिसका मकसद रूस को कमजोर दिखाना है? नहीं, और हमें कैसे पता? रूस की टैंक समस्याएं उजागर करने वाले सिर्फ त्रिहुबोव नहीं हैं। रूसी सैनिक खुद भी अपने देश की मौजूदा टैंक स्थिति के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर बातें वही हैं जो यूक्रेन ने खुद उजागर की है। 14 अप्रैल को वोएन का कोचिनोक के टेलीग्राम चैनल ने एक रूसी सैनिक का दिलचस्प पत्र प्रकाशित किया। अगर आप नहीं जानते कि कोचिनो कौन है, तो वह उन कई रूसी सैन्य ब्लॉगर्स में से एक है जो पुतिन द्वारा यूक्रेन पर हमला करने का निर्णायक फैसला लेने के बाद से रूस के युद्ध के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में वो एक प्रचारक है, एक दलाल है, एक ऐसा आदमी है जिस पर पुतिन और उनके क्रेमलिन साथी आमतौर पर भरोसा कर सकते हैं कि वो उनकी लाइन पर चलेगा और वही बोलेगा जो उन्हें चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि रूस का युद्ध अच्छे से चल रहा है। अब उस पत्र को देखें जो इस प्रचारक ने 14 अप्रैल को प्रकाशित किया था। पत्र की शुरुआत में सैनिक कोचिनोक बताता है कि वो रूसी सेना की 110वीं ब्रिगेड में है। विशेष रूप से वह उस ब्रिगेड की टैंक बटालियन में सेवा करता है, और उसने यह तय किया है कि वह अभी उस बटालियन में वास्तव में क्या हो रहा है इसे उजागर करना चाहता है। अब टैंक सीधे मुकाबले में शायद ही भाग लेते हैं। हर 2 या 3 हफ्ते में बटालियन की हर कंपनी से 2 लोगों को इन्फेंट्री में भेजा जाता है ताकि वे हमले, किलेबंद पोजीशन और यूएवी की मदद कर सके, सैनिक कहते हैं, जो रूस के युद्ध के मौजूदा तरीके की आलोचना है। फिर सैनिक दावा करते हैं कि टैंक कंपनियों में जो 3 प्लाटून होने चाहिए वे सिर्फ कागजों पर ही मौजूद है। असल में इन प्लाटूनों के कई सदस्य यूक्रेन के ड्रोन से मारे जा चुके हैं और बाकी भी
जल्द मौत के हवाले होंगे। लोग लड़ाई में जाने और अपने वतन की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं टैंक सैनिकों की जान को इस तरह से दांव पर लगाना एक अपराध मानता हूं। आखिरकार टैंक सैनिक पैदल सेना नहीं होते, अनाम सैनिक कहते हैं। फिर वह रूस के टैंक सैनिकों के साथ जो हो रहा है उसकी तुलना अत्याचार और विनाश से करते हैं। यहाँ तक कि रूस की टैंक इकाइयों के साथ जो हो रहा है उसे अवैध कार्यवाही भी कहते हैं। और फिर अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए उस पत्र में 11 टैंक सैनिकों के नाम साझा किए गए हैं, जिन्हें वो सैनिक व्यक्तिगत रूप से जानता था, जिनके बारे में उसका दावा है कि हाल ही में उन्हें हमला इकाइयों में भेजे जाने के बाद या तो मार दिया गया या वे लापता हो गए। याद रखें, ये बातें यूक्रेन नहीं बल्कि एक रूसी सैनिक कह रहा है, जिसे एक प्रचारक ने मंच दिया है जो आमतौर पर रूसी सेना की तारीफ करता है। पुतिन के लिए यह धोखा उन्हें रूस में किसी को भी सेंसर करने के लिए मजबूर करेगा जो बोलने की सोचता है, या उसके चमचे कोचिनोक को सबसे नजदीकी खिड़की से मिलवाने लगेंगे। लेकिन हमारे लिए यह रूसी पर्दे के पीछे की एक झलक है, एक छोटी सी झलक उस हकीकत की जिसका सामना अब रूस के बिना टैंकों वाले टैंक सैनिक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे मोर्चे पर भेजा जा रहा है जैसे वे सामान्य पैदल सैनिक हों। और अगर वे पैदल सैनिक हैं तो रूस उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वह अपने बाकी पैदल सैनिकों के साथ करता है। वे तोप का चारा बन जाएंगे। आंकड़े हमें सब कुछ बता देते हैं जो हमें ये जानने के लिए चाहिए कि रूस का अपने टैंक चालक सैनिकों से टैंक छीनने का तरीका कितना सफल हो रहा है। गुमनाम रूसी सैनिक के अनुसार मारे गए या लापता 11 टैंक चालक तो सिर्फ शुरुआत है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार एक ड्रोन दीवार जिसे बनाने में यूक्रेन को लगभग $880 मिलियन खर्च करने पड़े हैं, वो हैरान कर देने वाली गति से दुश्मनों को मार रही है। सिर्फ मार्च महीने में ही यूक्रेन ने 35,300 से अधिक दुश्मन के नुकसान दर्ज किए, जिनमें से अधिकांश बिना चालक वाले हवाई वाहनों या यूएवी का उपयोग करके किए गए हमलों का परिणाम थे। ये सब एक ई-पॉइंट सिस्टम में दर्ज है, जिसे यूक्रेन ने अपने ड्रोन ऑपरेटरों को ज्यादा रूसी सैनिक मारने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बनाया। वह सिस्टम काम कर रहा है। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि मार्च का आंकड़ा उस सिस्टम पर दर्ज किया गया अब तक का सबसे ज्यादा है जब से इसे लागू किया गया है। यूक्रेन अभी युद्ध क्षेत्र में रूस जिस भारी पैमाने पर मौत झेल रहा है उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन रूस खुद इसे जितना होना चाहिए उससे ज्यादा आसान बना रहा है। यही होता है जब टैंक सैनिकों को पैदल या ऐसी साइकिलों पर लड़ाई में भेजा जाता है जो यूक्रेन के विशाल ड्रोन झुंडों से कोई सुरक्षा नहीं देती। ये हमें सीधा सवाल करने पर मजबूर करता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब से पहले ये मिलिट्री शो है जहां हम आपको सुर्खियों के पीछे की तस्वीर दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे रहें। अब लौटे हैं कि ऐसा क्यों है। इसके 2 कारण हैं, डर और कमी। डर से शुरू करते हैं। त्रिहुबो ने उस समस्या की ओर इशारा किया है जिसका सामना रूस के कमांडरों को अपने टैंक कर्मियों के साथ करना पड़ता है। वे कमांडर टैंकों को भेजना चाहते हैं और युद्ध की वही पुरानी रणनीतियां अपनाना चाहते हैं जैसी पुतिन ने 2022 में यूक्रेन में की थी। हालांकि जिस हकीकत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि युद्ध अब उन रणनीतियों से कहीं आगे निकल चुका है जिन्हें 2026 में संभाला जा सकता था। इसका कारण यूक्रेन के किल जोन है। वे 20 किलोमीटर का इलाका जिसमें अब रूस के टैंक घुसने की हिम्मत नहीं करते, उन तरह की रक्षा व्यवस्थाओं से भरा हुआ है जो रूसी टैंकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यूक्रेन ने कई सालों तक उसी इलाके को जिसे उन टैंकों को पार करना होता है एक विशाल जाल में बदलने में लगा दिए हैं। इन खतरनाक इलाकों में आप जितनी भी पारंपरिक टैंक रोधी रक्षा व्यवस्थाएं देखने की उम्मीद करते हैं वे सब मौजूद है। हर जगह बारूदी सुरंगें बिछी हुई है और ये पलक झपकते ही टैंकों की चेन को उड़ा सकती हैं। ड्रैगन के दांत और टैंक रोधी खाइयां इन इलाकों में रूस के टैंक ऑपरेटरों की रफ्तार धीमी करने के लिए हैं। ज्यादातर टैंक क्रू के लिए उन वाहनों में इन खतरनाक इलाकों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है जिनको चलाने की ट्रेनिंग उन्हें मिली है। और जैसे जैसे यूक्रेन अपने इन खतरनाक इलाकों को और बेहतर बना रहा है, इन क्रू के लिए हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। दिसंबर में यूनाइटेड 24 मीडिया ने उन खतरनाक इलाकों की किलेबंदी देखी जिन्हें यूक्रेन ने टैंक और सैनिकों को रोकने के लिए बनाया। यूक्रेन के कई नवाचारों का केंद्र बिंदु इन खतरनाक इलाकों को जितना संभव हो सके उतनी गहराई देना रहा है, जिससे सैनिकों और उपकरणों का ज्यादा फैलाव संभव हो पाता है। कुछ मामलों में यूक्रेन अपने खतरनाक इलाकों में
बड़ी संख्या में ड्रोन और रोबोट तैनात कर एक एक सैनिक वाली चौकियां बना सकता है। विशेष टीमें उन एफपीवी ड्रोन का समर्थन करती हैं जो मारक कार्रवाई करते हैं। ये टीमें ऊपर ऊंचाई पर उड़ती हैं और खतरनाक इलाकों के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। यूक्रेन की रक्षा रेखा में टैंक फंसते ही टोही ड्रोन संकेत भेजते हैं और एफपीवी ड्रोन हमला करते हैं। अगर रूसी टैंक चालक रक्षा व्यवस्था को चकमा देने की कोशिश करते हैं तो वे खुले में आते हैं, जहां तोपखाने या एफपीवी ड्रोन से उन पर हमला हो सकता है, जो 80% से अधिक बार लक्ष्य भेदते हैं। यूक्रेन ने पहले रूस और खुद द्वारा बनाई गई किलेबंदियों से बहुत कुछ सीखा है। जो किल जोन हम देख रहे हैं वे रूसी टैंकों के लिए जहर है। हमने पहले बताया था कि रूस के टैंक चालकों से टैंक छीन लेने के फैसले के पीछे उल्टी तर्क शक्ति है। जब आप किल जोन के बारे में और जानते हैं तो आपको उस तर्क के बारे में कुछ समझ आती है। सच कहूं तो इन किल जोन में टैंक भेजने का कोई मतलब नहीं है। वे बैठे बिठाए शिकार है, धीमी गति से चलने वाले लक्ष्य हैं जिन्हें यूक्रेन के ड्रोन आसानी से नष्ट कर देते हैं। हमने हाल ही की कुछ घटनाओं में देखा है जब रूस ने टैंक हमला करने का जोखिम उठाया है। 8 मार्च को रूस ने अग्रिम मोर्चे के शहर हुल्यापोला पर हमला करने के लिए मशीनीकृत कॉलम भेजने की कोशिश की। उस कॉलम में एक टैंक, एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 2 ऑल टेरेन वाहन थे। ये कॉलम बड़ा नहीं था, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया। अगर रूस भाग्यशाली होता तो वह कॉलम मारक क्षेत्रों से निकलकर अपने लक्ष्य शहर तक पहुंच सकता था। स्पॉइलर अलर्ट, रूस भाग्यशाली नहीं था। यूक्रेन की 225वीं एयर असोल्ट रेजिमेंट ने बताया कि उन्होंने रूसी बख्तरबंद वाहनों का पीछा कर ड्रोन हमलों से उन्हें नष्ट किया। टैंक और वाहनों में सैनिकों की हालत भी खराब रही। उनके आखिरी पल यूक्रेन के ड्रोन हमलों से छिपने में ही निकल गए। ऐसी घटनाएं पूरे मोर्चे पर तब होती हैं जब रूस अपने टैंक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। रूस टैंक पीछे रखकर समझदारी दिखा रहा है। आप सोचेंगे कि अगला कदम यूक्रेनी मारक क्षेत्रों का तोड़ ढूंढना होगा। शायद आप सोचे कि रूस अपने टैंक सैनिकों को उन्हीं जगहों पर भेजेगा, लेकिन रूस ऐसा कभी नहीं करेगा। इस तरह की तर्क बहुत ज्यादा समझदारी भरी लगती है। पुतिन इलाका कब्जा करना चाहते हैं और ऐसा करने का एकमात्र तरीका है कि सैनिकों को उस इलाके तक पहुंचाया जाए। टैंक मिले जुले हैं, फिर भी सैनिक आगे बढ़ते हैं। सैनिक ऐसी स्थिति में आते हैं जहां जीतना असंभव होता है। ज्यादातर सैनिक तो मोर्चे के पास पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। जो सैनिक मारक क्षेत्र पार कर यूक्रेन की रक्षा रेखाओं के पीछे घुसपैठ करने में कामयाब भी हो जाते हैं, उनकी हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं होती। पुतिन की यह सोच कि रूसी सैनिक जहां जाए वह रूस का हिस्सा बन सकता है पुरानी है, और यूक्रेन युद्ध में इसका महत्व नहीं, मारक क्षेत्र इसका प्रमाण है। कई रूसी सैनिक इन इलाकों में आते हैं और कभी कभी कमजोर रक्षा बनाते हैं। उन्हें ढूंढकर मार दिया जाता है और वे वैसे भी मारे जाते हैं। अक्सर यूक्रेन की रक्षा रेखाओं के पीछे पहुंचे घुसपैठिए भी उसी हाल में होते हैं। वे पीछे से आने वाली टुकड़ियों का इंतजार करते हैं जो मारक क्षेत्रों में मारी जा रही होती हैं। रसद खत्म होते ही यूक्रेन उनकी पोजीशन पर हमला करता है और वे मारे जाते हैं। बस साथियों से थोड़ा ज्यादा टिकते हैं। अब दूसरा कारण है कि रूस अपने टैंकों को मोर्चे से 20 किलोमीटर या ज्यादा पीछे क्यों रख रहा है। यह कारण कहीं ज्यादा व्यवहारिक है। रूस के पास बड़े यंत्रीकृत हमलों के लिए अतिरिक्त टैंक ही नहीं हैं। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार 16 अप्रैल तक रूस ने 4 साल की लड़ाई में 11,866 टैंक खो दिए हैं। अगर केवल तस्वीरों और वीडियो से पुष्टि किए नुकसानों को देखें तो ये संख्या 4,000 से ज़्यादा है, जिसके बारे में 1945 का कहना है कि ये ज़्यादातर देशों के पास कभी रहे कुल टैंकों से भी ज़्यादा है। अमेरिका के पास 4,666 टैंक है, जो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में उसे चौथा स्थान देता है। इसके बाद सभी देशों के पास 4,000 से कम टैंक है। हम इन आंकड़ों के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि रूस के टैंकों का नुकसान सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि ये रिकॉर्ड तोड़ है। इतनी बड़ी संख्या में टैंक किसी आधुनिक युद्ध में नहीं खोए गए। अब रूस अपने आखिरी टैंक रिजर्व भी इस्तेमाल कर रहा है और नुकसान महसूस कर रहा है। रूस और टैंक बनाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने टैंक चालकों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजना चाहता है ताकि वे उसी टैंक का इस्तेमाल करें जिस पर उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। हालांकि देश की निर्माण क्षमता इतनी नहीं है कि वो उन टैंकों की भारी संख्या की भरपाई कर सके
जिन्हें रूस पहले ही खो चुका है। यूरोमेदान प्रेस के मुताबिक रूस हर साल 428 टैंक बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका दावा है कि उसने उत्पादन बढ़ाने को दूसरा कारखाना खोला है। हालांकि इस आउटलेट का दावा है कि ऐसे सबूत हैं जो यह सुझाव देते हैं कि यह नया कारखाना उन T80 BVM टैंकों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है जिन्हें उसे शुरू से बनाना चाहिए था। इसके बजाय ये बस पुराने टैंकों को उनके पुर्जों के लिए खोल रहा है, जिनका इस्तेमाल वह कथित तौर पर नए वाहनों को बनाने में कर रहा है, जो वास्तव में वे पुराने टैंक हैं जो रूस के पास पहले से भंडारण में थे और अब उनकी मरम्मत की जा रही है। अगर ऐसा ना भी हो, फिर भी हर साल 428 टैंक क्रेमलिन में खतरे की घंटी बजानी चाहिए। जब आप यूक्रेन के आंकड़े या पुष्टि किए गए नुकसानों को देखें, तब भी यह साफ है कि रूस उतने टैंक बना ही नहीं रहा है जितने उसे यूक्रेन में खोए हुए टैंकों की भरपाई के लिए चाहिए। 4000 से अधिक टैंक गंवाने के साथ रूस हर साल औसतन 1000 टैंक खो रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की बात सही है, ये संख्या सालाना लगभग 3000 टैंक है। 428 टैंक इन दोनों संख्याओं के करीब भी नहीं है। यह वह संख्या है जो रूस बनाना चाहता है, न कि वह जो वह फिलहाल बना रहा है। रूस की टैंक स्थिति अब इतनी गंभीर हो गई है कि वह अपने भंडार से और भी जर्जर टैंकों को निकाल रहा है ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि यूक्रेन में उसकी कोई टैंक मौजूदगी है। हम पहले से जानते थे कि रूस सोवियत युग के टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है। वह युद्ध की शुरुआत से ही ऐसा कर रहा है। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक रूस अब पुराने T55 AM टैंकों पर ड्रोन हमलों से बचाव के लिए कोप केज लगा रहा है। वे टैंक जंग लगे, कबाड़ और आधी सदी से पुराने हैं। कुछ 1950 के दशक के अंत के भी हैं। ये सोचकर हैरानी होती है कि ये पुराने टैंक उस युद्ध में क्या कर लेंगे जब यूक्रेन के ड्रोन आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों को भी आसानी से नष्ट कर देते हैं। कोप केज भी बेकार है। इन पुराने टैंकों को दशकों पहले हटा देना चाहिए था। रूस को दोहरी समस्या के कारण टैंक यूनिट्स को बिना टैंक के जंग में भेजना पड़ रहा है। भंडार इतने कम हैं कि अब टैंक भी पर्याप्त नहीं बचे। अगर टैंक होते भी, यूक्रेन के किल जोन इतने खतरनाक है कि वहां टैंक भेजना मौत जैसा है। रूस करे तो भी बुरी तरह फंसा है और न कर पाए तो भी। और जब ये सब हो रहा है, यूक्रेन दिखा रहा है कि थोड़ी सी सूझबूझ से भी आप उस हथियार का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे युद्ध ने उसके क्षेत्र में अप्रचलित बना दिया है। यूक्रेन के पास भी टैंक हैं। यूक्रेन के टैंक भी रूसी पोजीशन के पास आने पर FPV ड्रोन हमले के खतरे में रहते हैं, जैसे रूसी टैंक। यूक्रेन रूस के विपरीत समस्या देखकर उसका हल निकालता है। यूक्रेन अपने लेपर्ड 1A5 टैंकों को अस्थायी तोपखाने में बदल रहा है, जिसकी रेंज 12 किलोमीटर है और नए टर्रेट लगने पर यह 18 किलोमीटर तक जा सकती है। इस रणनीति से टैंकों को खतरनाक इलाकों में लाने की चुनौती खत्म होती है। यूक्रेन के टैंक रूसी ड्रोन से सुरक्षित है। वे एक जगह रुककर दूर से फायर कर सकते हैं और फिर नई जगह जा सकते हैं। जहां तक रूस की बात है, वो बस अपने टैंक क्रू को खतरनाक इलाकों में भेज देता है, चाहे वे पैदल हो या बाइक पर, और वे वहीं मारे जाते हैं। यही बात यूक्रेन और रूस के युद्ध के तरीकों के बीच का फर्क साफ कर देती है। रूस की वायुसेना बिखर रही है। अभी इसी वक्त युद्धक विमान हवा में ही फेल हो रहे हैं, उनके इंजन बंद हो रहे हैं, टेक ऑफ के समय बम विमान से गिर रहे हैं, और कुछ मामलों में रूस अपने जेट बिना यूक्रेन के एक भी गोली चलाए खो रहा है। यही वो वायुसेना है जिसे आसमान पर राज करना था, बल्कि ये खुद ही टूट रही है, और यही इसे ऐतिहासिक विफलता बनाता है जिसे पुतिन छुपा नहीं सकते। क्योंकि जब रूस ने फरवरी 2022 में अपनी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, तो हवा में नतीजा तय सा लग रहा था। पश्चिमी विश्लेषकों को लगा था कि रूस जल्दी ही हवाई वर्चस्व हासिल कर लेगा। रूसी एरोस्पेस बलों ने युद्ध में लगभग 1500 लड़ाकू विमानों के साथ प्रवेश किया, जो यूक्रेन के युद्ध पूर्व बेड़े से 12 गुना से भी अधिक था। इसने SU-35, SSU-30, SM और SU-34 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जिन्हें लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों, रणनीतिक बमवर्षकों और हवाई रडार प्रणालियों का समर्थन प्राप्त था। अनुमानों के अनुसार यूक्रेन की वायुसेना एक हफ्ता भी नहीं टिकती।
हालात खराब थे क्योंकि यूक्रेन का बेड़ा पुराने सोवियत युग के जर्जर विमानों का एक बेतरतीब मिश्रण था, जिनमें से कई का वर्षों से अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण ठीक से रखरखाव नहीं हुआ था। लेकिन वायु प्रभुत्व की ओर जाते हुए एक अजीब बात हुई। रूस ने उम्मीद से बहुत खराब प्रदर्शन किया है और युद्ध के 4 वर्षों के दौरान उसकी वायुसेना महीने दर महीने कमजोर होती गई है। देखिए, रूसी वायु और अंतरिक्ष सेना या BKS इस युद्ध में एक बुनियादी समस्या के साथ उतरी थी। उसका सैन्य सिद्धांत पूरी तरह रक्षात्मक मॉडल पर आधारित था। रूसी पायलटों को नियंत्रकों के मार्गदर्शन में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था ताकि वे खतरे रोक सकें, न कि विवादित हवाई क्षेत्र में आक्रामक अभियान चलाएं। जब रूसी वायुसेना को ऐसे देश के ऊपर गहरे घुसपैठ मिशन उड़ाने के लिए मजबूर किया गया जो आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, मैनपैड्स, रडार नेटवर्क और लगातार बेहतर होते पश्चिमी लड़ाकू विमानों से लैस था, तो रूसी विमानन में ऐसी संरचनात्मक कमजोरियां सामने आईं जिन्हें कितने भी विमान छुपा नहीं सकते थे। यूक्रेनी हवाई रक्षा को दबाने में असमर्थ होने के कारण रूसी जेट विमानों ने दूर से हमला करने की रणनीति अपना ली। मिशन कभी नहीं रुके और ये बेरोक अभियान रफ्तार धीरे धीरे पूरे बेड़े को खत्म कर रही है। VKS की बिगड़ती हालत की सबसे स्पष्ट झलक मार्च 2026 में मिली, जब यूक्रेनी ओएसेंट समूह ओएसेंट फ्लो ने एक गोपनीय रूसी सैन्य उड़ान सुरक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें 29 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक केवल 3 हफ्तों के संचालन को समेटा गया था। मॉस्को ने इस दस्तावेज को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसमें रूसी सैन्य आंतरिक रिपोर्ट जैसी सभी विशेषताएं थीं। खास बात है कि रूसी वायुसेना का अनौपचारिक टेलीग्राम चैनल फाइटर बॉम्बर, जो अक्सर यूक्रेनी दावों का खंडन करता है, उसने भी इस दस्तावेज का खंडन नहीं किया। यह दस्तावेज जो उजागर करता है वो चौंकाने वाला है। 3 हफ्तों से भी कम समय में रूसी सैन्य विमानन ने कम से कम 18 हवाई अड्डों और ठिकानों पर 24 अलग अलग घटनाओं को दर्ज किया। लेकिन ये यूक्रेन की वजह से हुई लड़ाकू क्षतियां नहीं थीं, जबकि वो रूस के भीतर गहराई तक ड्रोन हमले करने की साहसी कोशिशें कर रहा था। इसके बजाय ये लगभग सभी यांत्रिक खराबी, चालक दल की गलतियां और संरचनात्मक समस्याएं थीं, जिनकी वजह से विमान गिर गए बिना एक भी यूक्रेनी मिसाइल दागे। और सबसे आम समस्या, साधारण इंजन फेल होना। वास्तव में दर्ज की गई 24 घटनाओं में से 9 में एक ही 2 कॉकपिट चेतावनियां शामिल थीं। तेल में धातु के कण और कम तेल दबाव, जिसके बाद थ्रॉटल कम करना, इंजन बंद करना और एक इंजन के साथ आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। प्रभावित विमानों में Su-34 और Su-30 SM से लेकर Su-35S और यहां तक कि परिवहन विमान जैसे AN-124 और IL-76 भी शामिल है। पूरी तरह से अलग अलग एयरफ्रेम्स पर, अलग अलग बेस पर और बिना किसी सामान्य मिशन समय के वही खराबी का तरीका देखा गया। ये पैटर्न पूरे रूसी वायुसेना में प्रणालीगत रखरखाव और औद्योगिक पतन के सभी लक्षण दिखाता है। दस्तावेज में सबसे गंभीर एकल प्रविष्टि Su-30 SM-2 टेल नंबर 91 से संबंधित है। 4 जनवरी 2026 को विमान ने उड़ान के दौरान तेल में धातु के बुरादे और दाहिने इंजन की चेतावनी आई। दाहिना इंजन बंद कर दिया और केवल एक इंजन के साथ मिलिरोवो एयरबेस पर उतरा। 5 दिन बाद उसी विमान पर एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि उसे वही समस्या फिर से हुई। वही इंजन, वही चेतावनी और मिलिरोवो में एक ही इंजन के साथ लैंडिंग। ये कहना उचित है कि रूस ने मरम्मत में गड़बड़ी की और विमान को बिना असली खराबी ठीक किए ही सेवा में लौटा दिया। एविएशन विशेषज्ञ एनाटोली क्रापचिंस्की ने 2025 के एक इंटरव्यू में बताया था कि रूस ने यूक्रेन के मोटर सिच और इवचेंको प्रोग्रेस तक अपनी पहुंच खो दी है। 2014 में इन इंजन निर्माताओं तक पहुंच खोने से रूस का एविएशन सेक्टर, खासकर ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर बेड़ा, गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और तब से आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम संघर्ष कर रहा है। Su-30 SM-2 टेल 91 की बार बार विफलता दरअसल बल के भीतर रखरखाव और अनुरक्षण की चुनौतियों का एक स्पष्ट उदाहरण है। फिर मामला गंभीर से सीधे हास्यास्पद हो गया। 3 जनवरी 2026 को यूक्रेन के खिलाफ एक लड़ाकू मिशन पर जा रहा एक Su-34 ऐसी घटना का शिकार हुआ जो लगभग असंभव सी लगती है। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, एक FAV-500 गाइडेड ग्लाइड बम बिना किसी आदेश के विमान से गिर गया। बम, जो UMP के गाइडेंस किट से लैस था, उड़ान भरने की दिशा में रनवे से कुछ 100 फीट आगे जाकर गिरा। हैरानी की बात यह थी कि पायलट ने मिशन जारी रखा।
जैसे उन्होंने अभी अभी दूर से यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं खोया हो। ये कोई अकेला मामला भी नहीं था। निगरानी संस्था एस्ट्रा ने 2026 में 5 मार्च तक कम से कम 10 रूसी हवाई बमों के रूस या रूस के कब्जे वाले इलाकों में गिरने का पता लगाया है, जबकि 2025 में कम से कम 143 और 2024 में 165 ऐसे मामलों को दर्ज किया गया था। पता चलता है कि ग्लाइड बॉम्ब, जो शायद रूस का मुख्य आक्रामक हथियार है, अब अपनी ही जमीन पर पहले से कम रफ्तार से गिर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि एक Mi-8 हेलीकॉप्टर 2 जनवरी 2026 को रात के युद्ध मिशन के बाद कब्जे वाले क्रीमिया के जाकोए स्थित अपने बेस पर लौटा। टेलबूम के पास 2 तेज धमाके हुए और नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया। क्रू ने तीसरे प्रयास में फिक्स्ड विंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हेलीकॉप्टर को उतारा, जो आमतौर पर उन विमानों के लिए आरक्षित एक खतरनाक रिकवरी है जिनकी टेल रोटर पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती है। पोस्ट फ्लाइट निरीक्षण में टेल बूम में लगभग 1 फुट का छेद, कटे केबल रन, नष्ट HF रेडियो एंटीना और चपटा धातु का टुकड़ा मिला। ये टुकड़ा प्रिंटर पेपर जितना था, जो स्लाइडिंग डोर चीरकर कॉकपिट की बख्तर बंद प्लेट से टकराने पर कार्गो कैबिन में मिला। OSINT फ्लो ने आकलन किया कि नुकसान रूसी एयर डिफेंस मिसाइल के टुकड़े से हुआ, न कि यूक्रेनी बलों से टकराव से। दूसरे शब्दों में, रूसी एयर डिफेंस ने शायद खुद का हेलीकॉप्टर गिरा दिया। सोचिए। इस समय व्यापक रूप से माना जाता है कि रूस के पास दुनिया की सबसे उन्नत एंटी एयर प्रणालियों में से एक है, क्योंकि उसने दशकों तक अमेरिकी डिजाइनों की बराबरी वाले प्रोग्रामों में निवेश किया है। एंटी एयर सिस्टम्स ने ठीक प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अपने सहयोगी विमानों को गिराना बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल। ओसेंट फ्लो रिपोर्ट की 3 हफ्तों की अवधि में ऐसे और भी कई तथाकथित घटनाएं हुई थी। एक Su-35S टैक्सी करते समय अपने शेल्टर के गेट से टकरा गया, जिससे उसका किडनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड क्षतिग्रस्त हो गया। एक MiG-31 BM का ड्रैग शूट फेल हुआ और उसके लैंडिंग गियर का टायर फट गया। एक Ka-52M अटैक हेलीकॉप्टर, जिसे रात के समय कॉम्बैट मिशन के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम की पूरी तरह से विफलता का सामना करना पड़ा, ने मजबूरी में फील्ड लैंडिंग की। और एक Tu-134A ट्रांसपोर्ट, जिसकी कमांडर की विंडस्क्रीन उड़ान के सिर्फ 13 मिनट बाद ही क्रैक हो गई। इनकी गंभीरता और स्पष्ट समानताओं को देखते हुए ये कहना सुरक्षित है कि रूस का एयर फ्लीट उन परिस्थितियों में प्रदर्शन करने और मिशन उड़ाने की कोशिश कर रहा है जिनके लिए इसे कभी डिजाइन नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, रूसी वायुसेना 2015 में सीरिया अभियान के बाद से अपने विमानों का बेहद ऊंची परिचालन दर पर इस्तेमाल करती रही है, और ये गति फरवरी 2022 के बाद कई गुना बढ़ गई है। 2024 की रैंड कॉर्पोरेशन के विश्लेषण के अनुसार रूसी वायु एवं अंतरिक्ष बल अपने विमानों को उनकी निर्धारित वार्षिक उड़ान घंटों से लगभग 2 से 4 गुना अधिक उड़ा रहा था। अब सामान्य शांतिकालीन उपयोग में Su-35S जैसे विमान के सैटर्न AL-41F/1S इंजन की पूरी मेंटेनेंस जांच लगभग 1000 उड़ान घंटों के बाद की जाती है। युद्ध में विमान को रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ना, भू आकृति का अनुसरण करना, ग्लाइड बम गिराने के बाद यूक्रेनी क्षेत्र से जल्दी निकलना और दुश्मन की एंटी एयर डिफेंस से बचने के लिए तेज मोर व आफ्टर बर्नर का बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। सिफारिश की गई मेंटेनेंस अंतराल अचानक 1000 उड़ान घंटों से घटकर सिर्फ 700 या यहाँ तक कि 500 उड़ान घंटे रह जाती है। रैंड ने अनुमान लगाया कि सिर्फ अधिक इस्तेमाल की वजह से ही रूस को हर साल लगभग 26 विमान तथा कथित अनुमानित नुकसान में खोने पड़ रहे हैं, यानी वे विमान जो युद्ध में नष्ट नहीं हुए लेकिन धातु की थकान और घिसावट के कारण स्थायी या अर्धस्थायी रूप से जमीन पर ही रह गए। 2023 के अंत तक अनुमानित नुकसान वाले विमानों की संख्या करीब 60 थी। अब ये आंकड़ा और बढ़ गया है, जिससे रूस की स्थिति और खराब हो गई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस संगठन ऑरिक्स ने कम से कम 40 Su-34 तक Su-35 कुल मिलाकर कम से कम 170 फिक्स्ड विंग विमान और लगभग 170 हेलीकॉप्टरों के नष्ट या कब्जा होने की दृश्य पुष्टि की है। यहाँ तक कि रूस की उच्च मूल्य वाली संपत्तियां भी नहीं बच पाई हैं। यूक्रेन ने कम से कम 2 बेरिएव 150U रडार विमान गिराए, जिनकी कीमत करीब $300 मिलियन थी। अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए पेट्रियट सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों और सोवियत युग के S-200 लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली का संयोजन उपयोग करते हुए, जो अपरंपरागत रडार बंद मिसाइल एंगेजमेंट मोड में संचालित हो रही थी। A-50 विमान अपूरणीय है, क्योंकि रूस के पास न औद्योगिक क्षमता है न आवश्यक पुर्जे आयात करने की, वो भी प्रतिबंधों के चलते। अंतिम प्रहार जून 2025 में हुआ,
जब यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की गहराई में स्थित 5 रूसी एयरबेस पर हमला किया, जहां सक्रिय रणनीतिक बम वर्षक तैनात थे। एक ही रात में कम से कम 2 TU-22M और 4 TU-95 रणनीतिक बम वर्षक नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। ये संपत्तियां न केवल प्रत्येक सैकड़ों मिलियन डॉलर की है, बल्कि ये रूस के लिए परमाणु प्रतिरोध के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करने के मुख्य तरीकों में से एक भी थी। ऑपरेशन स्पाइडरवेब ने करीब 40 सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचाया या नष्ट किया, जिसने सिर्फ तैयार विमानों को नहीं बल्कि खुद रूस की उत्पादन क्षमता को भी निशाना बनाया। इन लक्ष्यों पर हमला करने की यूक्रेन की क्षमता, लेकिन उससे भी ज्यादा एक संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ दुश्मन से अपनी रक्षा करने की क्षमता पश्चिमी विमानों की लगातार आपूर्ति से काफी हद तक बढ़ गई है। 2024 से पहले यूक्रेन पुराने सोवियत युग के MiG-29, Su-27 और Su-25 विमानों का बेड़ा उड़ा रहा था, जिन्हें रूस अच्छी तरह से जानता था और जिनकी सामरिक सीमाओं को अच्छी तरह समझता था। लेकिन नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और बेल्जियम से F-16 की आपूर्ति ने समीकरण बदलना शुरू किया। मई 2025 में नीदरलैंड ने 24 F-16 विमान दिए, नॉर्वे ने 14 विमान दिए, डेनमार्क ने 19 का वादा किया और बेल्जियम ने 2028 तक 30 विमानों की प्रतिबद्धता जताई। फ्रांस ने फिर 2025 के दौरान 6 मिराज 2005 विमान भेजे और स्वीडन ने अक्टूबर 2025 में 150 तकसाब JAS-39 ग्रिपेन E विमानों के निर्यात की संभावना तलाशने के लिए एक आशय पत्र की घोषणा की। F-16 और मिराज विमानों का रूसी क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए पहले ही संचालनात्मक उपयोग हो चुका है। इन विमानों ने यूक्रेन को नेटो मानक एवियोनिक्स, रडार और BVR मिसाइल क्षमता दी, जो सोवियत युग के जेट से बेहतर थीं। रूस ने पहली बार युद्ध में ऐसे जेट विमानों का सामना किया जिनसे निपटने की उसे जानकारी नहीं थी। यूक्रेनी पॉइंट डिफेंस नेटवर्क्स जैसे पैट्रियट, नासम्स और आइरिस्ट सिस्टम्स ने रूसी पायलटों को विवादित हवाई क्षेत्र में घुसने से और ज्यादा हिचकचाने पर मजबूर किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पश्चिमी उपकरण और रणनीतियां यूक्रेन में कैसे बदलाव ला रही हैं, तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रोज वीडियोस पोस्ट करते हैं जिसमें युद्ध और वैश्विक भू राजनीति के अपडेट्स शामिल हैं। अब यूक्रेन की एवियोनिक्स में प्रगति से आगे रूस की सिद्धांतगत प्रतिक्रिया पश्चिमी विश्लेषकों के लिए एक विवाद का विषय रही है। यूक्रेन पर हवाई दबदबा बनाने का कोई तरीका न होने के कारण शुरुआती महीनों में जब मौका सबसे ज्यादा था, ऐसा करने में असफल रहने के बाद रूस ने ग्लाइड बमों पर और भी ज्यादा निर्भरता बढ़ा दी। सोवियत युग के FAB-500, FAB-1500 और FAB-3000 बमों को गाइडेंस व विंग किट से लैस किया गया है, जिससे विमान इन्हें 20-30 मील दूर से गिराकर सुरक्षित लौट सकते हैं। 2023 की शुरुआत में हर हफ्ते कुछ दर्जन बमों की लगातार बारिश से शुरू होकर हालिया अनुमान बताते हैं कि 2025 के अंत तक रूस ने मोर्चे पर हर दिन लगभग 100 बमों का इस्तेमाल किया। ये रणनीति यूक्रेनी ठिकानों पर हमलों में असरदार रही, लेकिन ग्लाइड बम हमले उड़ान घंटों को नहीं घटाते। टेक ऑफ, लॉन्च जोन तक जाना, हथियार छोड़ना और बेस लौटना हर पुर्जे पर घिसावट बढ़ाता है। रूस ने शायद अपने पायलटों के लिए खतरा कम करते हुए ऑपरेशनल टेम्पो बनाए रखने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन उसने अपने इंजनों पर पड़ने वाले घिसावट को कम करने का तरीका नहीं ढूंढा है। लीक फ्लाइट सेफ्टी रिपोर्ट ये दुखद रूप से साफ करती है। 3 हफ्तों में 9 इंजन फेल होना, खासकर ग्लाइड बॉम्ब डिलीवरी वाले विमानों में जर्जर बेड़े को असहनीय परिचालन दर पर उड़ाने का सीधा नतीजा है। रूस के विमानों को बदलने या मरम्मत करने की क्षमता भी उसी बेड़े के साथ कम हो रही है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की नवंबर 2025 की रिपोर्ट, जिसका नाम था सुखोई उत्पादन में कमजोरियां, ने विनिर्माण संकट को विस्तार से बताया। रूस ने 2022 में सिर्फ 9 Su-34 बनाए, 2023 में यह संख्या बढ़कर 13 हो गई और 2025 के लिए लक्ष्य केवल 17 का है। 2024 में ऑर्डर किए गए 12 में से Su-35S की 10 डिलीवरी पूरी हुई। इस तरह Su-30, Su-34 और Su-35 विमानों का वार्षिक संयुक्त उत्पादन लगभग 20 विमान प्रति वर्ष है। और एक रिपोर्ट्स के अनुसार पुष्टि हुए युद्ध नुकसान की भरपाई भी मुश्किल है। ओवर यूज से हुए अनुमानित नुकसान की बात छोड़ते हैं, लेकिन असली समस्या ये है रूस की बढ़ता अलगाव। उत्पादन विदेशी मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुशल इंजीनियरों पर निर्भर है, जिनमें से कई देश छोड़ चुके हैं। प्रतिबंधों ने उत्पादन उपकरण की पहुंच बाधित कर दी है, जिससे उत्पादन लाइनें प्रभावित हुई हैं।
एक महत्वपूर्ण सुविधा में सोडिक की जापानी सीएनसी मशीनें 2017 में स्थापित की गई थी और 10 वर्षों तक सटीकता की गारंटी दी गई है। रूस अब कानूनी रूप से बदली के पुर्जे या स्पेयर पार्ट्स नहीं ले सकता। समय तेजी से खत्म हो रहा है। नवंबर 2025 में डिफेंस मैगजीन द्वारा वर्णित रक्षा उद्योग का संकट और भी गहरा है। रूसी रक्षा उद्यम उस स्थिति में काम कर रहे हैं जिसे आंतरिक दस्तावेजों में मैनुअल कंट्रोल मोड कहा गया है, जो एक प्रकार का शिष्ट शब्द है जिसका अर्थ है कि कंपनियां टिकाऊ संचालन के बजाय एक एक कर्ज संकट को संभाल रही हैं। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, जो Su-35 से लेकर Tu-95 बम वर्षकों तक सभी रूसी लड़ाकू विमानों का उत्पादन देखती है, सैकड़ों अदालती मामलों में फंसी है, जिनमें अधिकतर ठेकेदारों को भुगतान न करने से जुड़े हैं। रक्षा अनुबंध 2019 में तय की गई कीमतों पर पूरे किए जा रहे हैं, जबकि आंतरिक पत्राचार के अनुसार पुर्जों की लागत दर्जनों या यहां तक कि 100 गुना तक बढ़ गई है। हर डिलीवरी पर कंपनियां घाटा उठा रही हैं। जबरन भर्ती से उत्पादन लाइनों से तकनीकी कर्मचारी हट गए हैं। वो निर्यात बाजार जो भारत, मिस्र, अल्जीरिया और वियतनाम जैसे देशों को निर्यात के जरिए घरेलू आपूर्तियों पर होने वाले घाटे की भरपाई करता था, अब लगभग खत्म हो गया है। नतीजतन जेम्स टाउन फाउंडेशन के अनुसार 2021 और 2024 के बीच रूस के हथियारों का निर्यात अनुमानित 92% तक गिर गया है। मिस्र ने अपना Su-35 अनुबंध रद्द कर दिया। भारत ने रूसी Su-57 के बजाय फ्रांसीसी राफेल को चुना। यहाँ तक कि वे देश भी जो अभी भी नाम मात्र रूप से रूसी विमानों में रुचि रखते हैं, अब अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगे हैं, क्योंकि अब यह काफी स्पष्ट हो गया है कि रूस ना तो डिलीवरी की समय सीमा की गारंटी दे सकता है और ना ही स्पेयर पार्ट्स की। Su-57 के निर्यात की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। Su-75 चेकमेट लाइट स्टेल्थ फाइटर, जिसे रूस ने F-35 के जवाब में पेश किया था, को अब तक कोई खरीदार नहीं मिला। केवल बेलारूस ही संभावित ग्राहक है, जो प्रीमियम बाजार नहीं है। फिर चीन का मुद्दा भी है। 2 दशकों तक चीन रूस के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक रहा। उसने Su-30 MK फाइटर खरीदे और जेट इंजन तकनीक को सीखने के लिए संघर्ष किया, जो उसके पास उस समय नहीं थी। आज चीन J-25 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर और निर्यात के लिए J-35 बना रहा है और अपने 4थी पीढ़ी के फाइटर विमानों को विदेशों में सक्रिय रूप से बेच रहा है। अब तक केवल पाकिस्तान ने J-10C की डिलीवरी ली है, जबकि ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया और UAE जैसे देशों ने इसमें रुचि दिखाई है या संभावित सौदों की तलाश की है। जो देश पहले सस्ते और सक्षम जेट के लिए मॉस्को पर निर्भर थे, अब वही विकल्प बीजिंग से मिल रहा है और उसकी सप्लाई चेन पश्चिमी प्रतिबंधों से भी प्रभावित नहीं होती। रूस की पश्चिमी सैन्य विमानन के सस्ते विकल्प वाली स्थिति कमजोर हो गई है, जिससे निर्यात राजस्व और अगली पीढ़ी के विकास को फंड मिलने पर असर पड़ा है। रूस का नागरिक विमानन उद्योग भी इसी तरह की गिरावट को दर्शाता है और ये दोनों क्षेत्र जितने अलग दिखते हैं, उससे कहीं अधिक जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन सामान्य फाइटर और नागरिक एयरलाइनर उत्पादन नियंत्रित करती है, जिससे प्रबंधन, बजट और कार्यबल दोनों क्षेत्रों पर असर पड़ता है। 2022 में रूसी सरकार ने 2030 तक रूसी एयरलाइनों के लिए 1000 से अधिक नए नागरिक विमानों का एक साहसिक लक्ष्य घोषित किया। तब से बीते 3 सालों में रूसी फैक्ट्रियों ने सिर्फ 13 नागरिक विमान बनाए। 2025 में रूस ने 15 नियोजित विमानों में से केवल 1 व्यावसायिक विमान ही डिलीवर किया। 2024 और 2025 के लिए उत्पादन लक्ष्य 171 विमानों से घटाकर 21 कर दिए गए और फिर अधिकारियों द्वारा वित्तीय चुनौतियों के कारण इन्हें और भी कम कर दिया गया। 2030 तक 1000 विमानों का लक्ष्य अब क्रेमलिन के एजेंडे में संशोधित हो गया है। अब नई योजनाओं के तहत लगभग 1000 देश में निर्मित विमानों का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि प्रतिबंधों और उत्पादन संबंधी चुनौतियों के बोझ तले समय सीमाएं खिसक रही हैं। रूसी नागरिक बेड़े में 700 से ज्यादा विमान है, जिनमें ज्यादातर एयरबस और बोइंग मॉडल है, जो अब ग्रे मार्केट से पुर्जे मंगाने पर निर्भर हैं। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के अनुसार रूस 2030 तक 30% नागरिक विमान खो सकता है, क्योंकि प्रतिबंधों से स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति रुकी है। हम पहले ही गिरावट की शुरुआत देख चुके हैं। जैसे दिसंबर 2025 में मॉस्को के पास AN-22 ट्रांसपोर्ट विमान 2 हिस्सों में टूटकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 7 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि विमान अपनी सेवानिवृत्ति तिथि के 1 साल बाद भी उड़ रहा था। ये शायद रूसी सेवा का अंतिम AN-22 था। यहाँ देखिए सब कुछ कैसे जुड़ता है। लीक हुई मेंटेनेंस रिपोर्ट, अनुमानित नुकसान की भविष्यवाणियां, उत्पादन के आंकड़े, निर्यात में गिरावट, औद्योगिक कर्ज संकट, कार्यबल की कमी और नागरिक विमानन का विफल होना।
रूस का बेड़ा युद्ध हारना शुरू कर चुका है, लेकिन इसकी मुख्य वजह उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। यूक्रेनी पायलट भी ज्यादा मिशन शुरू करने में बेहतर नहीं है। रूस अब हर विमान को उसकी सहन सीमा से बहुत आगे तक झोंक रहा है ताकि युद्ध, जो दूसरे साल के अंत तक लगभग थम गया था, खत्म हो सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस पतन को हमेशा नहीं छुपा सकते। यूक्रेन के अंदरूनी हिस्से में कुछ अजीब हो रहा है। रूस के सैनिक इसे जानते हैं। उन्होंने इसे कई बार देखा है। जैसे ही उनके साथी ने वहां कदम रखा, वे जानते हैं कि जो सैनिक अभी अंदर गया है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस डरावनी जगह में उनके पास सिर्फ 12 मिनट या 720 सेकंड होते हैं, इससे पहले जो होना तय है वो हो जाए, मौत। रूस के सैनिक अभी यूक्रेन में मेफ्लाइयों से भी कम समय तक टिक पा रहे हैं। जैसे ही वे इस जगह में घुसते हैं, उनके पास सिर्फ 12 मिनट होते हैं और घड़ी चलने लगती है। वो जगह कौन सी है? स्टेपनोहिर्स्क। किन्स्का नदी के पास लुक्यानिव्स्का और प्रीमोर्स्का बस्तियों से घिरा स्टेपनोहिर्स्क रूसी सैनिकों के लिए मौत का जाल है। लेकिन यह एक ऐसा जाल है जिसमें पुतिन बार बार अपने सैनिकों को घुसने के लिए मजबूर करते रहते हैं। रूस के नेता को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वह स्टेपनोहिर्स्क को उन महत्वपूर्ण इलाकों में से एक मानते हैं जिन्हें रूस को कब्जा करना ही होगा अगर उसे किन्स्का नदी के पार उत्तर की ओर और जापोरिजिया शहर की दिशा में आगे बढ़ना है। ये बस्ती जो पहले युद्ध से तबाह हो चुकी है, अब वीरान है। वहां अब सिर्फ रूसी सैनिक बचे हैं जो गलियों में चुपचाप चलते हैं, जानते हैं कि हर कदम आखिरी हो सकता है। यूक्रेन के ड्रोन हमेशा निगरानी करते रहते हैं। देश के सैनिक घात लगाकर बैठे रहते हैं। ड्रोन जो देखते हैं उसके आधार पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं जब तक कि वे हमला करने के लिए सही जगह पर ना पहुंच जाए। रूसी सैनिकों के लिए स्टेपनोहिर्स्क की यही हकीकत है। और जैसा कि एक यूक्रेनी सैनिक जिनका कॉल साइन 9 है टाइम्स को बताते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ एक जबरन भर्ती किए गए रूसी सैनिक की जिंदा रहने की औसत अवधि लगभग 12 मिनट है, उससे ज्यादा नहीं। उसकी जान की कीमत, उसे मारने में खर्च हुए गोले और FPV के हिसाब से लगभग $56,000 है। आइए खुद को उस रूसी सैनिक की जगह रखें जिसे स्टेपनोहिर्स्क भेजा गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई मील तक मौत के इलाके से गुजरने के बाद हम इस बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। आप उस बस्ती में प्रवेश करते हैं जो कभी शांत हुआ करती थी। युद्ध से पहले यह रहने के लिए एक अच्छा स्थान होता। स्टेपनोहिर्स्क के केंद्र में 9 ऊंची इमारतें हैं जिनके चारों ओर कॉटेज है। 5,000 आबादी वाला यह सुस्त सा गांव रमणीय लगता है, लेकिन बस्ती में कदम रखते ही ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वे सभी 9 ऊंची इमारतें बमबारी में तबाह हो गई हैं। सुंदर कॉटेज जलकर राख हो गए हैं और यहाँ रहने वाले 5,000 लोगों का कोई नामो निशान नहीं है। अब बस एक अजीब सी शांति बची है, वो खामोशी जिसे कोई भी इंसान जिसने कभी चक्रवात के केंद्र में फंसने का अनुभव किया हो अच्छी तरह जानता है कि ये खतरे का पक्का संकेत है। ना कोई पक्षी चहक रहा, न जीवन के संकेत हैं। आपकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि आपको आगे बढ़ना ही होगा। पुतिन इसकी मांग करते हैं। अचानक एक आवाज सन्नाटे को तोड़ देती है। ऊपर मंडराते एक टोही ड्रोन की पहचान बताने वाली भनभनाहट आपको मजबूर कर देती है कि आप जो भी थोड़ा बहुत छुपने का ठिकाना मिल सके उसकी ओर बेतहाशा दौड़ लगाएं। सिर्फ 5 मिनट बाद ही स्टेपनोहिर्स्क में दाखिल होने के आप खुद को एक जली हुई झोपड़ी के बचे खुचे हिस्से की दीवार के पीछे छुपा हुआ पाते हैं और जिस भी देवी देवता में आप विश्वास करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप यूक्रेन के ड्रोन से बचने के लिए काफ़ी तेज थे। आप नहीं बच सके, बस आपको अभी पता नहीं चला। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर छिपे कमांड सेंटर में आपकी मौत की तैयारी कर रहे हैं। आपके ऊपर उड़ता टोही ड्रोन रियल टाइम में फुटेज भेज रहा है और थर्मल कैमरे पर आप सिर्फ एक गर्मी का धब्बा दिख रहे हैं। यूक्रेन की सेनाओं को आपकी सही लोकेशन पता है और टोही ड्रोन की जगह FPV स्ट्राइक ड्रोन की आवाज़ कुछ ही मिनट में आ सकती है। आप छिप जाते हैं। हर मिनट घंटों जैसा लगता है। आखिरकार जब और 5 मिनट बीत जाते हैं तो आपको लगता है कि अब आप सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। वाह, अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और आप बहुत बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचे हैं। खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप अपनी शरण स्थली की दीवार से सिर झांकते हैं,
एक यूक्रेनी ड्रोन आपकी ओर तेजी से आता है। आप स्टेपनोहिर्स्क की गलियों में आगे बढ़ने का अगला रास्ता खोजते हुए आप पीछे देखने का ख्याल भी नहीं करते जब तक भनभनाहट सुनाई देती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। ड्रोन सीधा निशाना साधता है और आपकी रोशनी बुझ जाती है। आप 12 मिनट तक टिक पाए और स्टेपनोहिर्स्क फिर उसी डरावनी खामोशी में लौट जाता है। अगली बदकिस्मत रूसी आत्मा का इंतजार करता है। ये कई सैनिकों की किस्मत है जो इस मौत के गांव में आते हैं और अधिकतर के लिए ये तय है। इस समय यूक्रेन स्टेपनोहिर्स्क पर नियंत्रण रखते हुए रूस की आक्रमणकारी टुकड़ियों से लड़ाई में हर बढ़त रखता है। यूकेआर इन्फॉर्म्ड ने 14 जनवरी को रिपोर्ट किया कि रूस गांव में घुसने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्टेपनोहिर्स्क ऊंची जमीन पर है। रूस के लिए यह गांव रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हम कुछ ही मिनटों में आपको और विस्तार से समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए वह ऊंची जमीन यूक्रेन के पक्ष में काम कर रही है। ड्रोन और तोप ऑपरेटरों को पहाड़ियों पर तैनात कर यूक्रेन सेना को गांव और आसपास का साफ दृश्य मिलता है। ऊंची जमीन ड्रोन ऑपरेटरों के लिए अपने टोही और एफपीवी ड्रोन उड़ाना भी आसान बना देती है, खासकर इसलिए क्योंकि इस तरह की जगह से मिलने वाले बेहतर सिग्नल इन ड्रोन को शहर के अंदर तक गहराई से तलाश करने की सुविधा देते हैं, ताकि कोई भी रूसी सैनिक जो अंदर जाने की गलती करे उसे ढूंढा जा सके। कॉम्बैट वेटरन न्यूज़ के अनुसार रूसी सैनिकों को पानी की समस्या भी झेलनी पड़ रही है। स्टेपनोहिर्स्क, जो जापोरिजिया शहर से करीब 30 किलोमीटर यानी लगभग 18.6 मील दूर है, अपनी ऊंची जमीन को गहरी नीचाइयों से जोड़ता है। कॉम्बैट वेटरन न्यूज़ कहता है कि ये भौगोलिक रूप से बहुत कठिन स्थान पर है, क्योंकि ये पूरा इलाका आंशिक रूप से बाढ़ग्रस्त है और इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी वास्तव में किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकता। यूक्रेन स्टेपनोहिर्स्क की ऊंचाई पर है, जबकि रूसी सेना को ठंडी बाढ़ग्रस्त इलाके से गुजरना पड़ता है और गांव में घुसने के 12 मिनट के भीतर ही वे मारे जाते हैं। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। आपको ये सवाल सीधे पूछना होगा, क्यों? हमने पहले ही चर्चा की है कि रूस जापोरिजिया शहर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है या करना चाहता है। रूस के रास्ते में किन्स्का नदी है जिसे पार करना होगा, और उस पार करने के लिए रूस को उस नदी के दक्षिण में जितना ज्यादा इलाका मिल सके उसे कब्जे में लेना होगा, ताकि वह अपने सैनिकों के लिए सुरक्षित स्थान बना सके, जिससे वे उत्तर की ओर आगे बढ़ सके। अब स्टेपनोहिर्स्क, प्रिमोर्स्का और लुक्यानिव्स्का मिलकर रूस को सुरक्षित इलाका देंगे, ताकि वो किन्स्का नदी को पार करने की कोशिश कर जापोरिजिया शहर के करीब पहुंच सके। इसी शहर की अहमियत के कारण पुतिन ने 20,000 सैनिक स्टेपनोहिर्स्क की दिशा में भेजने का आदेश दिया है। इस गांव पर कब्जे से रूस को ऊंचाई और उस शहर का रास्ता मिलता है जहां यूक्रेन का सबसे बड़ा स्टील प्लांट चालू है। जापोरिजिया खोना यूक्रेन की सेना के लिए बहुत विनाशकारी होगा, जैसा कि मंगोल ने टाइम्स को बताया, जो एक वरिष्ठ अधिकारी है और फराटा ग्रुप के कमांडर है, जो यूक्रेन की सैन्य खुफिया की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। स्टेपनोहिर्स्क खोने से दुश्मन को प्राकृतिक बाधा पार करने, तोप खाने और मानव रहित प्रणालियों को आगे बढ़ाने और जापोरिजिया पर लगातार गोलाबारी करने में आसानी होगी, मंगोल ने कहा। इससे नागरिकों में दहशत और मानवीय संकट होगा, साथ ही जापोरिजिया पर कब्जा और क्षेत्रीय केंद्र खोने की स्थिति बनेगी। तोपखाने का जिक्र कॉम्बैट वेटरन न्यूज़ और यूकेआर इन्फॉर्म्ड ने भी किया है। रूस जहां किन्स्का नदी पार करना चाहता है, वहीं स्टेपनोहिर्स्क जापोरिजिया के इतना पास है कि रूस की तोपें नदी पार करने से पहले ही हमला कर सकती हैं। रूस शहर के बाहरी इलाकों में गोलाबारी शुरू कर सकता है ताकि कब्जे की तैयारी हो सके, कॉम्बैट वेटरन न्यूज़ के अनुसार। याद रखिए, स्टेपनोहिर्स्क और आसपास की ऊंची जमीन रूस के ड्रोन और तोपखाना दल के लिए आदर्श है, ताकि वे जापोरिजिया शहर पर बमबारी कर सके। यूकेआर इन्फॉर्म के अनुसार स्टेपनोहिर्स्क पर नियंत्रण से रूस को जापोरिजिया से हुलियापोला और ओरोक्यू की बस्तियों तक रसद मार्गों पर भी नियंत्रण मिलेगा। मंगोल ने कहा कि रूस नागरिकों में दहशत फैलाना चाहता है, इसी कारण वह खुशी खुशी अपने सैनिकों को स्टेपनोहिर्स्क की मौत की चक्की में झोंक रहा है। इस बिंदु को विस्तार से देखने से पहले यह है द मिलिट्री शो, और हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, सिर्फ सुर्खियां नहीं।
अगर आप सबसे आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रूस का यूक्रेन के नागरिकों के खिलाफ अभियान यूक्रेन पर उसके आक्रमण का कोई अनपेक्षित दुष्परिणाम नहीं है। ये एक मुख्य रणनीति है और ये वही है जिसे पुतिन ने अपनाया है, जिससे 31 जनवरी तक 15,172 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है और 41,378 अन्य घायल हुए हैं। रूस की रणनीति में गैर लड़ाकों वाले शहरों पर गोलाबारी अहम रही है, जैसा यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में देखा गया है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक रूस 2026 में नागरिक केंद्रित रणनीति और मजबूत कर रहा है। रूस ने सर्दियों में यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना पर ड्रोन हमले किए, लेकिन अब वह तोड़फोड़ और हत्याओं से यूक्रेन के शहरों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के अनुसार ऊर्जा ग्रिड पर हमले अब यूक्रेन की नागरिक, रेलवे अवसंरचना और आपूर्ति मार्गों पर केंद्रित हैं और अब रूस अपने हथियारों को यूक्रेन के शहरों में भेज रहा है ताकि वे क्षेत्रीय नेताओं का सक्रिय रूप से शिकार कर सके। ऑपरेशन एनिग्मा 2.0 में पत्रकारों, सार्वजनिक हस्तियों और यूक्रेन के खुफिया समुदाय के प्रमुख सदस्य जैसे HUR के प्रवक्ता आंद्रिय यूसो भी निशाना बने। रूस के लिए स्टेपनोहिर्स्क अहम है क्योंकि इससे जापोरिजिया शहर पर कब्जे का रास्ता खुल सकता है। और अगर ऐसा ना भी हो, पुतिन को यूक्रेन के नागरिकों पर अपनी बर्बर मुहिम जारी रखने की छूट मिलती है। इन्हीं दोहरे लक्ष्यों के कारण रूस आत्मघाती फैसले ले रहा है, जैसे स्टेपनोहिर्स्क में सैनिकों को 12 मिनट की मौत की दौड़ में भेजना। हम दिखाएंगे कि रूस इस छोटी बस्ती को पाने के लिए कितनी दूर जा सकता है और खुद को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल बस जान ले कि रूस स्टेपनोहिर्स्क को इतना अहम मानता है कि वो वहां आम सैनिक नहीं भेज रहा। पुतिन बेहतरीन सैनिक भेज रहे हैं, ये गलत फैसला है। टाइम्स के अनुसार रूसियों ने गांव में 2 पैराट्रूप डिवीजन, एक मोटराइज्ड राइफल डिवीजन और एक स्पेत्सनाज ब्रिगेड तैनात की है। रूस के बेहतरीन सैनिक स्टेपनोहिर्स्क में औसतन 12 मिनट ही टिक पा रहे हैं, जिससे रूस अपने श्रेष्ठ सैनिक खो रहा है। पुतिन जिस सवाल को अनदेखा करेंगे वो है रूस के पास आगे क्या रहेगा। अगर वह स्टेपनोहिर्स्क पर कब्जा कर भी ले तो कई बेहतरीन सैनिक खो देगा, जिससे जापोरिजिया की ओर बढ़ने के लिए सिर्फ कम प्रशिक्षित रिजर्व सैनिक बचेंगे। और यह मान लिया जाए कि रूस की चुनिंदा टुकड़ियां इस गांव पर कब्जा कर भी लेंगे। अगर वे ये काम नहीं कर पाए तो रिजर्व सैनिकों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर रूस के सर्वश्रेष्ठ सैनिक 12 मिनट टिक सकते हैं तो कमजोर शायद 12 सेकंड भी न टिके। यूक्रेन के लिए स्टेपनोहिर्स्क एक कमजोर स्थान है, लेकिन यह उनके लिए अवसर भी है। रूस गांव में चुनिंदा टुकड़ियां भेजेगा और यूक्रेन भी अपने श्रेष्ठ सैनिक भेज सकता है। यूक्रेन सैनिकों को स्टेपनोहिर्स्क से वे सभी फायदे मिल रहे हैं जिन्हें रूस चाहता है। मान ले यूक्रेन के सैनिक संख्या में 7 के मुकाबले 1 है, जैसा टाइम्स ने बताया, लेकिन उनमें कई HUR के सदस्य हैं और उन्हें अनुभवी पैदल सैनिकों, क्षेत्रीय रक्षा इकाइयों व ड्रोन ऑपरेटरों का समर्थन मिल रहा है। इस सब का नतीजा ये है कि यूक्रेन ने स्टेपनोहिर्स्क को एक ऐसी डरावनी नर्क जैसी जगह में बदल दिया है जो सिर्फ रूसी बुरे सपने में ही आ सकती थी। और चतुराई से यूक्रेन अंधाधुंध गांव पर कब्जा करने की कोशिश कर रही रूसी सेनाओं को रोकने के लिए बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ रहा है। स्टेपनोहिर्स्क में यूक्रेन जो कुछ भी करता है वह शांत, सावधान और सोच समझकर किया गया होता है, जैसा कि टाइम्स द्वारा साझा किए गए यूक्रेन के एक हमले के उदाहरण से पता चलता है। आउटलेट के मुताबिक मंगोल की हमला टीम ही अक्सर स्टेपनोहिर्स्क में रूसी घुसपैठियों को बाहर निकालती है और एक ऑपरेशन के दौरान रेडियो बातचीत से उनकी रणनीति उजागर हुई। मंगोल ने दस्ते के कमांडर से कहा, बुरा यह है कि उन्हें पहले से पता है कि हम आ रहे हैं। जब यूक्रेन ने कुछ ऐसे जमे हुए घुसपैठियों की पहचान कर ली थी जो 12 मिनट के अभिशाप से बच निकले थे। अभी दुश्मन यहाँ अतिरिक्त टोही कर रहा है। लगातार जांचते रहो कि दुश्मन कहाँ से देख रहा है और चूहे की तरह चुपचाप बैठे रहो। पूरी तरह से रेडियो साइलेंस रखो। सब्र यूक्रेन के लिए स्टेपनोहिर्स्क में साफ तौर पर एक गुण है, जो कि अजीब बात लगती है क्योंकि इस गांव में औसतन जिस रफ्तार से यूक्रेन रूसी सैनिकों को बाहर करता है उसे देखते हुए ऐसा कहना अजीब है। यह दर्शाता है कि 12 मिनट कई रूसी सैनिकों के लिए ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ
केवल कुछ मिनट टिकते हैं और जो सैनिक मोर्चा जमाने में कामयाब हो जाते हैं वही अपवाद बनकर औसत बढ़ाते हैं। फिर भी यूक्रेन को स्टेपनोहिर्स्क रणनीति से अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। 25 फरवरी को यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस ने टेलीग्राम पर देश के हालिया आक्रामक कदमों पर चर्चा की। अब स्टेपनोहिर्स्क यूक्रेन की एलीट HUR आर्टन यूनिट के अधीन है, जिसने रूस की सेना को गांव से पीछे हटने पर मजबूर किया। इस ऑपरेशन के दौरान जटिल लॉजिस्टिक्स और दुश्मन द्वारा मानव लहर हमलों के तरीके से अपनी पोजीशन थामे रखने की लगातार कोशिशों के बीच कार्रवाई हुई। आर्टन के लड़ाकों ने HUR के सक्रिय अभियान विभाग, रक्षा मंत्रालय और यूक्रेन की रक्षा सेनाओं की अन्य यूनिट्स के साथ मिलकर प्रमुख पोजीशनों पर दोबारा नियंत्रण पाया और मोर्चे के इस हिस्से में सामरिक स्थिति को काफी बेहतर किया। टेलीग्राम पोस्ट में लिखा है, यूक्रेन ने रूसी जनशक्ति और उपकरण नष्ट किए, जिससे कई दर्जन रूसी सैनिक मारे गए। इसके अलावा यूक्रेन ने कुछ महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल रास्तों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिनका इस्तेमाल रूस अपने स्टेपनोहिर्स्क बलों को आपूर्ति करने के लिए कर रहा था, जिससे भविष्य में देश के हमले और कमजोर हो जाएंगे। ये यूक्रेन के महीनों से स्टेपनोहिर्स्क में किए प्रयासों का परिणाम है। 12 मिनट का अभिशाप। रूस के एक मजबूत आक्रमण बल खड़ा करने के प्रयास विफल कर चुका है, जिससे यूक्रेन को जवाबी हमला करने का मौका मिला। हालांकि उन जवाबी हमलों में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका जिक्र करना जरूरी है, स्टारलिंक। यह कोई संयोग नहीं था कि यूक्रेन के HUR ऑपरेटिव्स ने फरवरी के अंत में गांव पर कब्जा करने की कोशिश कर रही रूसी सेनाओं पर पलटवार किया। उस महीने एलन मस्क और स्पेस एक्स ने रूस की अवैध स्टारलिंक टर्मिनलों तक पहुंच बंद कर दी, जिनका इस्तेमाल वह मोर्चे पर सेना के समन्वय के लिए कर रहा था। स्टेपनोहिर्स्क के आक्रमणकारियों के लिए, जो पहले से ही अलग थलग थे और यूक्रेन द्वारा शिकार बनाए जा रहे थे, स्टारलिंक की कमी उनके लिए मौत की घंटी साबित हुई। अब वे गांव में आत्मघाती हमलों को सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पीछे की सेनाएं समन्वय नहीं कर सकती और जो भी बढ़त मिलती उसका फायदा नहीं उठा सकती। क्या रूस अब स्टेपनोहिर्स्क की ओर सैनिक नहीं भेजेगा? जरा भी नहीं। हमने पहले ही बताया था कि रूस स्टेपनोहिर्स्क पर कब्जा करने के लिए कितनी दूर जा सकता है, और पुतिन की क्रूरता उनके अपने सैनिकों पर भी लगभग उतनी ही टूटती है जितनी यूक्रेन पर, जो शहर के पास पहुंचने से ही शुरू हो जाती है। कॉम्बैट वेटरन न्यूज़ के अनुसार रूसी सैनिकों को स्टेपनोहिर्स्क पहुंचने से पहले काम्यांस्का से खतरनाक सफर तय करना होता है। यह यात्रा करीब 45 किलोमीटर या 2.5 से 3.1 मील है, जिसे ज्यादातर सैनिक खुले साफ मार्ग क्षेत्र में पैदल तय करते हैं। सोचिए, रूसी सैनिकों को इन खुले खेतों से होकर सीधे इस विवादित गांव तक जाना पड़े। कॉम्बैट वेटरन न्यूज़ कहता है, नुकसान बहुत जबरदस्त हो सकता है। ध्यान दें, रूस ने स्टेपनोहिर्स्क दिशा में हमले के लिए 20,000 सैनिक भेजे हैं। ये तथ्य कि यूक्रेन अभी भी बढ़त बना रहा है, जबकि रूस के पास इतनी बड़ी जनशक्ति है, ये दर्शाता है कि पुतिन स्टेपनोहिर्स्क में जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वह अपने सैनिकों को निश्चित मौत की ओर भेजने के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप समझदार रूसी सैनिक हैं तो आप जानते हैं कि 12 मिनट का श्राप है, और ऐसे शहर में जाना जिसमें कुछ ही मिनटों में मर सकते हैं बेवकूफ़ी होगी। क्या आप उस शहर में आत्मघाती मिशन पर जाने से इनकार करेंगे जो आपके मरने के बाद भी रहेगा? आप सोच सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन रूस यह सुनिश्चित कर रहा है कि आप ऐसा न कर सकें। 24 फरवरी को BBC ने 4 रूसी बंदियों का इंटरव्यू रिपोर्ट किया। एक सैनिक ने BBC को बताया कि उसने एक रूसी कमांडर को देखा जिसे रूस का हीरो कहा गया था। वह अपने आदेश न मानने वाले सैनिकों को गोली मार देता था। मैंने खुद 2-3 मीटर दूरी से देखा। क्लिक क्लैक बैंग। रूसी सेना में जो लोग आदेश मानने से इनकार करते हैं, उन्हें मारने या खत्म करने की यह प्रथा बहुत आम है, और इससे स्टेपनोहिर्स्क पर कब्जा करने का जिम्मा उठाने वालों के लिए हार हार की स्थिति बन जाती है। वे या तो गांव में 12 मिनट रुक सकते हैं या अपने ही कमांडरों द्वारा तुरंत गोली मारे जा सकते हैं। या अगर वे इतने भाग्यशाली है कि उनका कमांडर भ्रष्ट है, और सच कहे तो रूसी उच्च कमान के लिए भ्रष्टाचार ऑक्सीजन जैसा है, तो वे सैनिक रिश्वत देकर अपनी जान बचा सकते हैं। युद्ध अध्ययन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार रूस के कुछ सैनिक उन्हें जिन आत्मघाती हमलों को करने का आदेश दिया जा रहा है, उनसे बचने के लिए 30,000 पाउंड या करीब $40,600 तक रिश्वत दे रहे हैं।
स्टेपनोहिर्स्क के पास कुछ कमांडर अब खूब पैसा बना रहे हैं क्योंकि इस गांव की डरावनी प्रतिष्ठा है। लेकिन जो लोग पैसे नहीं दे सकते उनके लिए समय तेजी से निकल रहा है। उनके पास अपरिहार्य अंत आने से पहले 12 मिनट हैं और जब वह आता है स्टेपनोहिर्स्क अगले रूसी सैनिक का इंतजार करेगा जो मौत के इलाके से निकलकर ऐसी आग में फंसता है जिससे कोई भी रूसी कब्जाधारी बच नहीं सकता। स्टेपनोहिर्स्क में जो हो रहा है वही पोक्रोव्स्क पर रूसी हमले के वक्त भी देखा था। पोक्रोव्स्क का श्राप रूस की सेना में स्टेपनोहिर्स्क के 12 मिनट वाले श्राप से ज़्यादा फैला था। इसकी पूरी जानकारी हमारे वीडियो में है। और याद रखें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप रूस की सेनाओं को यूक्रेन में जिन हालातों का सामना करना पड़ रहा है उस पर और कवरेज देखना चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखने के लिए धन्यवाद।